अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान मुबारक गुज़रा और बबरकत महीने के बाद अल्लाह की तरफ से हमें उन रमज़ान के रोज़ों की बरकत से ईद उल फ़ितर तोहफ़े के अंदर अता की गई। हमने ईद उल फ़ितर की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ और शहर फैसलाबाद के बासी जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनके साथ गुजारे। सिटी 41 भी आपके हर खुशी के लम्हे के अंदर आपके साथ कनेक्टेड रहा, आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहा। शहर की शख्सियात ने ईद कैसे मनाई, रमज़ान के रोज़ों के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन लेके आए। लेकिन अब जैसे ईद उल फ़ितर भी गुजर गई है, मामूल की ज़िंदगी की तरफ हम वापस आ रहे हैं रमज़ान से हट के, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब जो चीज़ें हमारे लिए मलहूज़ ख़ातिर हैं वो ये हैं कि रमज़ान के रोज़ों का मकसद क्या है। उनको हम असर नो नेगलेक्ट ना कर दें, छोड़ ना दें, बल्कि उनको लेकर आगे अपनी ज़िंदगी के अंदर परमानेंटली लेकर चलें। देखें, हम सब्र करते हैं, हम भूख काटते हैं, उस भूख का मकसद सिर्फ महज पेट से भूखा रहना नहीं है, बल्कि सब्र है, तहम्मुल है और एक प्यार, मोहब्बत, अमन की फ़िज़ा जो है भाईचारे की, उसको परवान चढ़ाना है। उसको लेके चलें, माशरे के अंदर खुशबूदार हों, ताकि ये जो बगीचा बने आप लोगों के बनिस्बत ये ना हो कि हम लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बने। ईद उल फ़ितर के ऊपर पैगाम हम यही देते रहे कि ईद के रोज़ अपने प्यारों से मिलें, बगलगीर हों, नफ़रतें दूर कर दें, ताकि ये दिन पता नहीं अगली ईद किसकी किस्मत में होनी है, लेकिन अल्लाह सबको ऐसी हज़ारों ईदें नसीब करे। लेकिन मकसद कहने का सिर्फ ये एक है, ताकि हम खुशियों की तरफ लौटें और एक दूसरे के लिए आसानियों का बाइस बने। मुश्किलात, मुआशी परेशानियों ने ऑलरेडी स्ट्रेस, परेशानियाँ बहुत सारी बढ़ा दी हैं, तो हम छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी खुशियाँ देकर एक बहुत बड़े कॉज के अंदर जो है वो रीज़न बन सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़ते हैं और बड़ा ही आज खूबसूरत मौसम है। जब ट्रैवल करके मैं भी ऑफिस की तरफ आ रहा था, तो सफ़र के दौरान जो मौसम है वो, क्योंकि अमूमन गर्मी की आगाज़ के अंदर जो है, दिन के आगाज़ के अंदर सूरज अपनी तपिश दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन आज मौसम कुछ बेहतर नज़र आया। तो टुडेज़ वेदर की तरफ बढ़ते हैं और उसके अंदर जिक्र करेंगे हम कि आज का मौसम कैसा है। आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है और कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि अमूमन अगर पिछले गुज़िश्ता कुछ दिनों का हम देखें तो जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 35-40 से भी क्रॉस करता नज़र आ रहा था और 40 तक टच कर रहा था, जिससे मौसम के अंदर गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती नज़र आ रही थी। लेकिन आज मौसम, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बड़ा ही खुशगवार है। काले बादलों ने पूरे शहर के ऊपर बसेरा किया हुआ है, लेकिन बिलाशुबा ये जो धूप है और ख़ास तौर पे गर्मियों की तपिश है वो भी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदम जो है इस वक्त पकने को तैयार है। उस गंदम के लिए सूरज की जो तपिश है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिट्टा इस वक्त पका हुआ है और उसको सिर्फ तपिश के साथ सुनहरी, वो जो कहते हैं ना किसान का सोना जो है वो तैयार होने को है। नमी का तनासुब जो है आज कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, ज़्यादा नज़र आ रहा है, ताकि उससे मौसम के अंदर इतदाल महसूस हो रहा है। और ईद का बिल्कुल 3 रोज़ तो गुजर गए, लेकिन अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो इसलिए लोग अभी इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। अभी मैं सुबह जब आ रहा था तो नाश्ता पॉइंट्स पे बड़ा रश है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। गर्मा गर्म नान अगर पाए, चने, बिल्कुल आप लोग कहेंगे सुबह सुबह आप लोगों को दिल ललचका रहा हूँ तो मेरा खुद भी मुंह में पानी आता है, क्योंकि बड़े मौसम के, अच्छे मौसम के अंदर कहते हैं ना, तो अच्छी चीज़ें खाने का भी दिल करता है। तो प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब रमज़ान मुबारक के अंदर देखें, मैंने आज जब सुबह मार्केट की तरफ जा रहा था, एक मार्केट कमेटी की रेड लिस्ट भी आती है जिसका हम आगे जाकर जिक्र करेंगे। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, रमज़ान के मिड में कम होती हैं, ईद से कबल फिर बढ़ जाती हैं, अब फिर वापसी तरफ होती हैं। दुकानदार उसे बड़ी आसानी से डिमांड एंड सप्लाई का एक रीज़न, कॉज करार देते हैं, वो भी बहुत हद तक हम इसे सेकंड कर सकते हैं। लेकिन यकीनन तौर पर चीज़ों को ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की जेब के ऊपर बहुत बोझ पड़ता है। और ईद इस बार उन ईदों की तरह नहीं थी जहाँ बहुत खुशियाँ थी, बहुत सब कुछ था। लेकिन हमारे जो मेहमान हैं उनका सबसे पहले तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ जहांगीर अशरफ साहब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे और एजुकेशन बीट को देखते हैं। जहांगीर भाई, सबसे पहले गुज़िश्ता ईद मुबारक और वेलकम बैक। जी जी, आपको भी ईद मुबारक और सब नाजरीन को गुज़िश्ता ईद मुबारक। और यकीन तौर पर वो रमज़ान मुबारक का एक इनाम होता है ईद, और यकीन तौर पर सबकी ईद बड़ी खुशियों भरी गुजरी होगी फैमिलीज के साथ। आप अभी रंगीन शर्ट पहन के बैठे, लगता है ईद चल रही है आपकी। इमरान, आपको भी बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। इमरान असलम मौजूद है, हमारे यंग रिपोर्टर हैं, बड़े और एनर्जेटिक हैं। इमरान और जहांगीर से मैं पहले जहांगीर की तरफ भी बढ़ूंगा। जहांगीर, सिर्फ कैसे देखते हैं कि
ईद लोगों की कैसी गुजरी, क्योंकि अमूमन हमारा ये होता है एज ए जर्नलिस्ट, हम ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद लोगों के अंदर जा भी रहे होते हैं, फिर फूड स्टॉल्स पे भी हमारे नुमाइंदगान जा रहे होते हैं, खुशियां मनाने के लिए देख रहे हैं, पार्क्स में जाते हैं, तो लोग साथ साथ इजहार महंगाई जो है वो भी कर रहे होते हैं कि कैसे हालात रहे। तो आपको ये गुज़िश्ता ईदों से कुछ बेहतर नज़र आई हालात? क्योंकि देखें शरह महंगाई जो मौजूदा गवर्नमेंट वो कह रहे हैं जो 40% तक जा चुकी थी, दोबारा वापस इन्फ्लेशन रेट 25 पे आया है, तो चीज़ें आपको बेहतर नज़र आई या लग रहा है कि लोग अभी भी परेशान हैं? फिलहाल मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ होता है कि महंगाई इटसेल्फ कुछ नहीं होती, आपकी जो कुव्वत ख़रीद है वो ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अब पूरी दुनिया में जब कहा जाता है कि जी पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों का इनकम और लोगों की सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको महंगाई कुछ नहीं कहती। हमारे यहाँ क्या हुआ कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई लेकिन लोगों की सैलरीज वहाँ पर स्टक रहीं। अब जब लोगों के पास फॉर एग्जांपल उनकी महंगाई डबल हो गई है, हर चीज़ की कीमतें डबल हो गई हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज पहले की तरह ही हैं जितने पहले थे, यानी कि अब वो पहले से हाफ चीज़ें भी नहीं खरीद सकते क्योंकि जितनी उनकी सैलरीज हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो पिसा है तबका वो सैलरीड पर्सन है, क्योंकि जो बिल्कुल नीचे वाला तबका है उन्होंने भी किसी से मांग ही लेना है। जो पहले भी सिलसिला ट्रेंड चल रहा है हमारे पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ हमने आधी कौम को बेकारी बनाया हुआ है। कोई मैं तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह के जितने भी हैं उनको मैं हमेशा से इनका मुखालिफ हूँ कि आप इतने 400 अरब रुपए कहा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर ना जो ये टैक्स लेना, इसका मकसद ये होता है कि जब कोई कोलैप्स करता है या ये जैसे कोविड के अंदर हमने देखा तो उनको बैक सपोर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ अब ताजरों से आप कभी पूछें टैक्स क्यों नहीं देते, वो कहते हैं जी हमें बताएं मिलना क्या है इसके बदले। और बात सही भी है, मैं इमरान की तरफ बढ़ूँ। इमरान, आप इस चीज़ों को कैसे समझते हैं कि टैक्स मतलब देखें हम पेट्रोल पे दे रहा है एक बंदा, इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट टैक्सेस दें तो इनडायरेक्ट कम हो, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भी शुरू हो गए, मुझे लगता है इनडायरेक्ट नहीं खत्म होने। तो फिर लोगों को जब वो कहते हैं ना जैसे रोजों के बाद ईद मिली है हमें, तो ऐसे कुछ लोगों को देने के बाद कुछ मिले, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ मिलेगा तो लोग देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, चीजें चले हम टैक्स दे देते हैं। हम मुल्क में जो बिजनेस स्ट्रेटजी प्लान ये होते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट हुकूमती सतह पर कोई चीज़ महंगी करते हैं, जैसा कि बिजली की कीमतें जो ईद से पहले उन्होंने तोहफा दिया है 4 पे 99 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ, जिसका तलाक पेट्रोल वाला भी है, उस पर पेट्रोल का 9 रुपये जो आप महंगा किया। हुकूमती सतह पर ये इनिशिएटिव होते हैं कि अगर आप किसी न किसी परसों का लेते 15 तारीख को 15 रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, ऑन अदर हैंड आप रिलीफ पैकेज में अवाम को क्या दे रहे हैं? ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम मकरूज मुल्क हैं, हमारे IMF के साथ कुछ मुआदे चल रहे हैं, स्टैंड बाय मुआदा भी हुआ, अभी हम उनकी शरात मानने के लिए जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं। माहिर मौशियत कहते हैं इमरान के ये IMF वाला सिर्फ एक ड्रामा है जो कि एक अहम बहाना ढूंढ लिया गया कि बेवकूफ अवाम को और मजीद बेवकूफ बनाने के लिए एक जुमला बोला जाए IMF की। IMF खुद क्लियरेंस देता है कि हम कहते हैं कि अपने अखराजात बेहतर करें, हम नहीं कहते कि बोझ डालें, ये वो कह चुके हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि आप लोगों के जो अवाम है वो टैक्स पेयर भी नहीं है, बड़े बड़े अशराफिया वो टैक्स पेयर भी नहीं है, उनको टैक्स के दायरा कार में लाएं। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उनकी जो ताजिर बरादरी है, इंडस्ट्रियल है, वो टैक्स पेयर ना हो। यहाँ तो सब टैक्स चोर हैं। जब आप गरीब अवाम से टैक्स लेंगे और वही पैसा उन पर यूटिलाइज नहीं करेंगे और आपका जो 80% अशराफिया है वो टैक्स से उसको इस्तिस्ना हासिल है, तो आप किस तरह दे सकते हैं कि जनाब यकसा निज़ाम है? मैं बात कर रहा था कि किस तरह अगर पेट्रोल बिजली गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, ऑन अदर हैंड हुकूमत अवाम को क्या दे रही है? आपकी जो शराइत है वो मान ली अवाम ने, आप उनको क्या दे रहे हैं? ना तो कुछ सब्सिडी प्लान है, ना कोई रिलीफ पैकेज है। कम से कम आटा, दाल, घी, चीनी पर आप सब्सिडी दें ताकि वो कहें कि जनाब देखें ना हमारी जो उजरत है कम से कम एक 32,000 में, क्या आप देख सकते हैं कि 32,000 में किसी आम बंदे का कोई घर नहीं चल सकता। देखें आपकी जो रेवेन्यू है वो कम है, अखराजात ज्यादा हैं। इस हवाले से इनको हुकूमती सतह पर इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि कुछ रिलीफ पैकेज हो, कुछ सब्सिडी प्लान हो कि चीनी की कीमत कम कर दी है, घी की कीमत कम कर लें थोड़े से, तो मेरे चीजें बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे अपना बिलाल भाई ठीक है, अखराजात कम, लेकिन जरूरियात जो अशिया है आटा घी तो चाहिए, ये 2-3 वक्त तो चलेंगी ना, इन पे आप प्राइस इनकी नीचे ले आए। और देखें हुकूमत जनाब चीनी की कीमत ये होती है, मार्केट में जाए तो गिरां फरोशी की इंतहा होती है और लोगों ने मसनूई महंगाई की होती है, हर बंदा अपने मन भाव जो है वो दाम लगा रहा है।
तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी गायब होते हैं। कम से कम वो चेक एंड बैलेंस ही रख ले कि जनाब हुकूमती सतह पर ये रेट है, हमने इसका चेक एंड बैलेंस करना है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब, इनकी मार्केट रेट में जो हुकूमती और डीसी के जो नरखनामे हैं उसमें कोई चीज़ मिल नहीं रही। तो अच्छा, हमारे जो सादा लोग यही समझते हैं कि जनाब महंगाई महंगाई, तो रेडी वाले को कहते हैं कि जनाब ये चीज़ दे दें, वो कहते हैं कि जनाब कैसे दे दें जनाब, ऊपर से महंगाई है। वो इतनी पूछने की दिक्कत महसूस ही नहीं करता कि कम से कम पूछ लें इसका रेट क्या है, नरखनामा कहाँ है। और अब अभी ये ईद है, परदेशियों की वापसी का बिलाल साहब जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है, तो किराए नामे जो ट्रांसपोर्टर्स उन्होंने भी खुद सख्त इजाफा कर दिया है। मतलब अब 25 किलोमीटर डिस्कोड ले लें, जड़ावाला ले लें, बुचियाना ले लें, खुड़ेला वाला ले लें, तो उसमें जो इनके जो किराए हैं वो 30 रुपए तक का खुद सख्त इजाफा है। आप जैसे हमारे रोज दोस्त आते हैं, हम आते हैं, हम फेस करते हैं इन चीजों को। इसलिए आपके दर्द को सहता है। हम थोड़ा जहांगीर की तरफ बढ़ेंगे। जी जहांगीर भाई, आप क्या देखते हैं कि एजुकेशन एक बहुत, क्योंकि आप इसको सब ओवरऑल देख रहे होते हैं, हमने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर तक मौजूद नहीं है, केसेस चलते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुस्तकबिल का कौन जामिन है को मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। फिर स्कूल्स के अंदर हज़ारों की तादाद में कमरे शॉर्ट हैं, लाखों अब तो टीचर शॉर्ट हो चुके हैं। और अगर गवर्नमेंट को देखें तो वो हम पंजाबी ऐड कर देंगे, हम ये सब्जेक्ट ऐड करेंगे, छापे मार रहे हैं बूटी माफिया के खिलाफ। लेकिन क्या जब सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा तो आपकी नई पूंज या जो आने वाली फ्यूचर है, जैसे कायदे मोहम्मद जिना कहते थे, ये मामार हैं, वो तैयार हो पाएंगे? मैं जहांगीर साहब की पहले सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, जहांगीर साहब की बढ़ने से पहले आप जो कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह, फैसलाबाद में 27 कॉलेजेस हैं जिनकी जो बिल्डिंग्स हैं खस्ताहाली का शिकार हैं, और 90 स्कूल हैं। कम से कम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतर कर दें। जैसे जहांगीर साहब प्री फ्लड मानसून आ रहा है, तो वो जो डेंजरस डिक्लेयर बिल्डिंग्स हैं वो तो आई थिंक वो जहांगीर भाई बताएंगे, उन्हें फीते लगा के बंद कर देते हैं, बस ये इतना अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस चीज़ को जिस भी बिल्डिंग को बिल्डिंग डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है कि डेंजरस है, वहाँ से फौरी तौर पर उसको लॉक कर दिया जाता है, बच्चों को नहीं बिठाया जाता। क्योंकि कोई हादसा हो, कोई सानहा हो, कोई बच्चे नीचे दब के कोई कैजुअलिटीज़ हो जाए, तो उसका हल यही निकालता है कि जितना पोर्शन जो डेंजरस होता है उसको लॉकअप लगा दिया जाता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता। लॉकअप इतना किया जाता है बच्चे खेलते ही वहाँ चले जाते हैं। अब कई जगहों पे उसको मसमार भी इसलिए सिर्फ नहीं किया जाता कि वो भी कहते हैं कि जब बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो इसको खुद करेगा मसमार, और खुद जब तक नई फंडिंग नहीं आएगी तब तक वो ढांचा खड़ा रहेगा। तो कई जगहों पर तो खुद जो स्कूल डिपार्टमेंट है उन्होंने छतें खुद गिरा दी हैं ताकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो। अदरवाइज कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर दीवारें मौजूद हैं लेकिन छतें मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो इसलिए खुद गिरा दी गई कि ताकि इससे पहले कि खुद गिरें और कोई नुकसान। एक स्कूल है जो बिल्कुल कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर साहिबा सिल्वर सही साहबा अगर पैदल भी चलें तो 1 किलोमीटर से भी कम का फासला बनता है। वो आप मुताबिक पर हाईलाइट का जो इस्लाम नगर वाला स्कूल में उसकी छतें खुद उन्होंने गिरा दी थी कि इससे पहले, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अब उनको लॉक भी लगा देने, खिड़कियों से अंदर कूद जाते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे भी शरारती हैं ना, तो जिस चीज़ से रोका जाए वहीं तो अक्सर जगहों पर छतें खुद गिरा दी गई हैं कि ताकि नुकसान ना हो। अगर कल कला कोई बच्चा खेलते हुए भी वहाँ चला जाए और कोई हादसा आए, तो ये बिल्कुल वाकई कमिश्नर डीसी के 1 किलोमीटर से भी हदूद के अंदर होगा कि वहाँ पर शायद उनकी नज़रें कभी नहीं पड़ी, और ना शायद मैं समझता हूँ ये महकमा तालीम की भी नाकामी है कि वो अफसरान को यही यहाँ तक नहीं लेके जा सके। अपना अपने दफ्तर से निकल के जरा दाएं बाएं भी देख लें कि स्कूलों की क्या सूरत हाल है। पंजाबी पल्ला मारो ना, इन्हें तो पल्ले थले जगह आ जाती कि आपकी आपकी सराउंडिंग में जगह। ये तो 2 कमरों की छतें खुद उन्होंने गिराई हुई हैं, बच्चे बरामदों में बैठते हैं, एक आर्जी तौर पर टेंट सा लगा के बच्चों को शेड दिया हुआ है ताकि गर्मी का मौसम भी आगे आने वाला है, सर्दी वो हमने आपके साथ कवर किया, आपके साथ और इमरान के साथ हमारी बात का सिलसिला जारी है। यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मकसद ये है दोबारा से उन इश्यूज़ को, प्रॉब्लम को हाईलाइट करना ताकि इंतज़ामिया अगर कहीं गफलत कर रही है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। इन मसलों का हल बहुत ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सिलसिला जारी है गुफ्तगू का। हमारे दोनों नुमाइंदगान और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। इमरान, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप कैसे देख रहे हैं कि अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो आप हाईवे अथॉरिटी को देख रहे होते हैं कि फ़लाँ बिल्डिंग का फ़लाँ ठेका हो गया, फ़लाँ का कुछ ये चल गया। ये कुछ समझाइएगा कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोगों के बड़े सवाल होते हैं कि पहले एक साइड बनाई जाती है, अब ये फॉर एग्जाम्पल सरगोदा रोड है तो वो डिवाइडर के बराबर कर दी है, अब दूसरी रोड में जब बारिश आएगी तो वो उधर दरिया बन जाएगा, फिर उसे ऊंची करेंगे, फिर ये नीची हो जाएगी। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि इनको एक रफ्तार के अंदर एक
टेंडर के अंदर बनाया जाए, ताकि लोगों को बेशक एक साइड करके चलाएं, लेकिन फिजिबिलिटी के अंदर चीजें बैलेंस हों, दोनों साइड में अगर ड्रेनेज मौजूद है तो उनको, हमने अमूमन ये देखा है कि ऐसे काम होते हैं जिसके बिना के ऊपर ये तो ऐसे लग रहा होता है आवाम सा मजाक है, महज 3-3 लेयर एक साइड पे डाल दी हैं और दूसरी साइड 1.5-2 फुट नीचे होगी। ये बदकिस्मती से महकमा मौसलात की जो बड़ी नहली है, आप सरगोदा रोड की बात करें, चनाब क्लब से इंटरचेंज तक बात करें तो भी ये लारी अड्डे से गुजरते हैं सरगोदा रोड, तो इनके जब टेंडर होता है कि जनाब सरगोदा रोड एक साइड पे हमने बनाना है, महकमा हाईवे फैसलाबाद अपना मटेरियल जो भी है वो डालता है, तब पता चलता है जनाब पीटीसीएल वाले को वहाँ तो हमारी तारें भी हैं, हमने भी कुछ करना है, और बाद में वासा को पता चलता है जनाब हमने तो वहाँ पे जो हमारे ढक्कन है गटरों के वो भी हमने डालने हैं, तो उसमें इनके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जिसे कहते हैं, एक महकमा दूसरे महकमों को अदा नहीं करता, जिसके बायस जो टाइम का है वो लैप्स होता है, इसी तरह वो मुकर्ररा मुद्दत में जो है वो अपना रोड का काम मुकम्मल नहीं कर पाता। अभी बनी बनाई सड़क को फिर दोबारा खाड़ दिया गया जस विकास के वहाँ पे जनाब मेन रोड जो है उसमें जो है वो ढक्कन लगाने हैं, तो इसमें और वहीं से टूटना शुरू होनी है सड़क, दरारें पड़ जाती हैं जिसमें वो आप क्रैकर कहते हैं, क्रैकर पड़ जाते हैं, बाद में इनका पैच वर्क भी नहीं होता। तो अभी जैसा कि अगर बारिशें आ जाएं तो जाहिर है वो CNW रूल है कि जनाब वो डैमेज होना शुरू हो चुकी होगी, तो लोग कहते हैं कि जनाब 40 करोड़ 45 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, ये म्यादे मुद्दत से पहले क्यों ऐसा हो गया। तो इसी वजह से जब महकमों के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और इसके साथ साथ एक दूसरे को रजिस्ट्रेशन चार्जेस अदा नहीं कर पाएंगे, तो उस हवाले से इनको ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। बड़े बड़े रोड्स लें, अब देखें जो बाईपास रिंग रोड का है, जब कोई भी सड़क बनती है सबसे पहले उसका वेट किया जाता है कि जनाब इस सड़क पर इतने टन तक ट्रैफिक व्हीकल जाएगी, तो जो बाईपास है वहां पर 8 टन है, लेकिन वहां पे 15 टन की जो ट्रैफिक वो जा रही है, तो इस तरह ये रोड डैमेज हो जाते हैं हैवी ट्रैफिक की वजह से। वो फिर कॉन्ट्रैक्टर से लिखते हैं हाईवेज को, DC को, कि जनाब हमने जो मटेरियल डाला हुआ है वो इतने टन तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद नहीं कर पाते। तो ये चीजें बड़े बड़े अभी जापानीज जो है उनकी मिसालें हैं कि रोड कशादा बहुत ज्यादा है, तो हमारे हाईवे अफसरान की। अच्छा इमरान, एक और चीज पूछनी क्योंकि आप हाईवे को कवर कर रहे होते हैं, ये शहरियों को बड़ा जवाब गिला आया है कि एक एक्सप्रेसवे पे नाका लग गया, मैं उसे नाका कहता हूँ, मैं उसे टूल प्लाजा नहीं कहता, जगह टैक्स है एक तरह का, एक झंग रोड पे द्वारा लगे जो राना सनाउल्लाह खान साहब ने खत्म करवाया था। अच्छा इंटरम, जब ये गवर्नमेंट इंटरम से पहले शिवाशी साहब की 16 मांगी थी वो खत्म कर गए थे 16-17, इन्होंने आते लगा दिए हैं। अच्छा उस सड़क के ऊपर कोई पैच वर्क नहीं है, कोई एक पोल नहीं, बल्कि एक्सप्रेसवे के ऊपर तमाम जो पोल हैं लाइट्स वाले वो चोरी हो रहे हैं, पहले वो गिराते हैं 2 दिन फिर पड़ा रहता है, 3 दिन बाद वो उठा के ले जाते हैं, पूरे आप एक्सप्रेसवे पे देखें पोल उखड़ चुके हैं। अच्छा ये जो टोल प्लाजा है, वहां जब आपने ब्रेक मार के आपने झुमरा चौक से 0 पॉइंट से आगे चलना है ना स्लो स्पीड पे, आपने लुट जाना है। बेसिकली ये तो सहूलतकारी शुरू हुई है और ये बड़ा अफसोसनाक सूरत है। बिल्कुल, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। इसका फैसलाबाद चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स के ताजर थे उन्होंने वज़ीर-ए-आला और इसी तरह फैसलाबाद के जो कमिश्नर हैं, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट है, उनको एक अपना मुतालबा पेश किया था कि फैसलाबाद केनाल एक्सप्रेसवे और बाईपास में जो 2 टोल प्लाजे हैं इसको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि जो जुरिडिक्शन है वो CNW के पास है, सेक्रेटरी CNW के पास है, इंटर्न गवर्नमेंट खत्म होगी, अभी जो है वो PMLN की गवर्नमेंट है। इस हवाले से ताजरों की बाकायदा से बात ही चल रही है कि कम से कम जनाब आपने ठीक है बना दिए हैं, लेकिन वो पहले मोटरवे पे खत्म करवाया, अब ये मेरा ख्याल है कि आइंदा कुछ माह तक ये दोनों टोल प्लाजे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ताजरों की जानब से बड़ा जो है वो सारे तशवीश पाया जा रहा है कि जनाब हम रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, तो टोल प्लाजा तो एक किस्म का वाकया। एक्सप्रेसवे का मतलब होता है कि विदाउट एनी स्टॉप और किसी रोड ब्रेकर के, वहाँ रोड ब्रेकर भी माशाल्लाह अच्छे खासे ऐसे हैं कि गाड़ी का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। और ये तो बेवकूफाना एक वही जो हम बात पहले कर रहे थे, जाने भाई आपकी तरफ बढ़ूंगा, तो आप अब कैसे देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में जैसे छापे बज रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये होता ही है कि पहले आते वज़रा जो हैं 6 माह अपनी कारकर्दगी इतनी अच्छी दिखाते हैं कि लोग कहते हैं ये बड़ा ईमानदार है, लेकिन उसके बाद जो काम शुरू होता है फिर लोग चीखते रहते हैं, उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी वाबस्ता कर ली जाती है, लोगों की हो चुकी हैं सिकंदर हयात से, लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम करेंगे, बड़ा एनर्जेटिक लग रहे हैं। आपको ऑन दी अदर साइड क्या इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन बीट के अंदर वो जो विंग्स होते हैं वो बहुत कुछ इनके बारे में बता रहे होते हैं। अच्छा बेसिकली ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी नया आने वाला जो है ना वो अपने आप को इतना एक्टिव दिखाता है कि शायद मुझसे पहले ये काम किसी ने नहीं किया,
और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आमतौर पर आप देखें कि थाने में जब SHO बदलता है ना, तो एक बार पूरे इलाके में दोबारा से छापे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को बताना चाहता है कि अब मेरे साथ डीलिंग करनी है। मैं आ गया हूँ अब मैं आ गया हूँ, अब डीलिंग मेरे साथ करनी है, पहले वालों के साथ डील खत्म हो गई सारी। तो अब देखें इधर क्या बनता है, क्योंकि आते ही इस तरह से मारना और इस तरह से करना, और लाहौर में जो एक वाक़या वो उसको बहुत तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है कि किसी सेंटर में नकल होने पे फौरी जी चेयरपर्सन बोर्ड का चार्ज जो था वो DP कॉलेजेस के पास था, तो उसको भी रिमूव कर दिया। हालांकि बहुत ही वो नीट एंड क्लीन पर्सन थे और उनकी रिप्यूट कॉलेजेस साइड पे बहुत अच्छी है कि पहले तो आप डेजिग्नेशन पूरे करें ना। अब किसी के पास आधी चार्ज बेचारा, उसको क्या करे? हाँ, उसको अपनी सीट से भी हटा दिया और उसको चेयरपर्सन बोर्ड से भी। और आप, मैं कहता हूँ कि किसी ब्यूरोक्रेट को हटा के दिखाएं, फैसलाबाद में कमिश्नर फैसलाबाद के पास चार्ज है, फैसलाबाद में छापा मारे और यहाँ पे छापा मारने के बाद कमिश्नर को हटा के दिखाएं। अच्छा जानिब भाई, वैसे ये तो होता रहा है कि जो बोर्ड्स के अंदर कुछ लोग हैं वो जाते हैं, कॉलेजेस उनकी बात नहीं मानते तो उनके खिलाफ खुद ही एक बाज़ाब्ता एक्शन हो जाता है, फिर खुद ही कुछ ले के काम चलाया जाता है। ऐसे लोगों की शिकायतें बोर्ड्स के अंदर भी कुछ लोग है हमारे यहाँ बेसिकली जहाँ पे परमानेंट अफसरान नहीं मौजूद। अब फैसलाबाद में ना तो सेक्रेटरी बोर्ड मौजूद है परमानेंट, ना चेयरपर्सन बोर्ड मौजूद है, दोनों एक्टिंग है। अब कंट्रोलर जो हैं वो भी इतने, मैं समझता हूँ, नाअहल हैं कि पिछले 2-3 एग्जाम में इतने ज़्यादा ब्लंडर सामने आई, इतनी ज़्यादा शिकायतें सामने आई, लेकिन उनका सुनने वाला ही कोई नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। अब वो खुद एक्टिंग बंदे बैठे हुए हैं, मतलब चेयरपर्सन बोर्ड को चाहिए था कि वो नोटिस ले। अब पिछले एग्जाम में एक वाक़या आया था कि उनका अपना बेटा वहाँ एग्जाम दे रहा था और खुद उसी सेंटर को विजिट कर रहे थे कंट्रोलर बोर्ड, और कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये भी दुनिया के अजीम कारनामे हमारे इस साल भी ये हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर शिकायत आ रही हैं, लेकिन खुद जाते हैं कंट्रोलर या कोई और अफसरान तो वहाँ पे मामला पैचअप करवा के आ जाते हैं। अब देखिए जब एग्जाम सेंटर में किसी गैर मुतल्लका बंदे को जाने की इजाज़त नहीं है, जब शिकायत आती है कि सेंटर का अमला इन्वॉल्व है, तो किसी और को इजाज़त तो है नहीं। महकमा तालीम के अफसरान में से या तो CO एजुकेशन जाएगा या सेक्रेटरी बोर्ड जाएगा या कमिश्नर साहिबान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सिवाय नुमाइशी किसी दौरे के कोई उन्होंने ये बात किया हो। तो कंट्रोलर बोर्ड ने क्या विजिट करके उसने क्या एक्शन लेना है, क्या कार्रवाई करनी है। तो मुझे याद है कि मैंने खुद एक पॉइंट आउट किया जिस पर CO ने विजिट करके वहां पर एक निगरान अमले को ड्यूटी से फारिग किया क्योंकि वो बच्चों को चीटिंग करवाने में मुलविस था। लेकिन अभी तक उससे नेक्स्ट बोर्ड ने क्या कार्रवाई की है, उस पर क्या पाबंदी लगाई है, बोर्ड जो है वो खामोश है। वो सिर्फ ये करते हैं आर्जी तौर पर ड्यूटी से रिमूव करके उसको वापस भिजवाते हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि शहर की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर से महरूम है। अभी चांसलर कौन है, गवर्नर कौन आएगा, ये भी इबाम है कि वो हिना रबानी खर होंगी, वो कायरा साहब होंगे। अभी इसका भी फैसला हो रहा। फिर अगर इस तरफ हम चले जाएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर नहीं है, नैब के केसेस चल पड़े हैं, एक तरफ एंटी करप्शन के केसेस चल रहे हैं, बोर्ड के ऊपर सेक्रेटरी मौजूद नहीं है। हम बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? ये भी सबसे ज्यादा वही रीजन है कि परमानेंट जो सीटों पर अफसरान का ना होना, और वो जवाबदेही नहीं। अब यूनिवर्सिटी में अब देखें एक्टिंग वाइस चांसलर होगा, वहां पे सियासत होगी और बहुत धड़ल्ले से होगी। जो GC यूनिवर्सिटी इस वक्त सबसे टॉप पे है कि पंजाब में मेरा ख्याल इतनी सियासत कहीं नहीं होगी। हर टीचर जो है वो कोर्ट चला जाता है एप्लीकेशन लेके, हर टीचर जो है डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ में लगा हुआ है और कोई वाइस चांसलर को वाइस चांसलर मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये सूरत हाल है GC यूनिवर्सिटी में इस वक्त कि उसको वाइस चांसलर मानने को तैयार नहीं है लोग तो प्रोफेसर नहीं मान रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं वो भी पता नहीं जालियां जैसी है क्या है। मतलब इतने क्वेश्चन है। पिछले ही दिनों नैब का भी आया लेटर कि जनाब हमें वजाहतें दें कि एक्टिंग के टेन्योर में क्या क्या हुआ है। उसके अलावा एक डीन, 5 डीन जो है उनको खुद विदड्रॉ कर लिया गया कि जनाब एतराज आ गया कि डीन लगाना गवर्नर की जो है उसकी स्वाबदीद है और उसकी पावर्स हैं, इसको क्यों उससे पूछे बगैर लगाया गया। अब 8 में से 5 डीन खुद लगाए गए थे, वो 5 हटाने पड़े और अब इस वक्त GC यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 डीन काम कर रहे हैं जो कि गवर्नर की तरफ से लगाए गए थे। बाकी सारी फैकल्टी जो है वो खाली पड़ी हैं क्योंकि डीन का चार्ज जो है वो इन्होंने पैनल बना के भेजना होता है ऊपर कि ये सीनियर इस फैकल्टी में लोग हैं, तो इनमें से आप जिसको तो पैनल के लिए परमानेंट वाइस चांसलर का होना भी जरूरी है कि नहीं, उसके लिए जरूरी देखना कल को वो न्यू आएगा फिर वो हटा देंगे। अच्छा, रजिस्ट्रार इस वक्त परमानेंट है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई भी पैनल जा सकता है। ओके, ये उसमें उसमें वाइस चांसलर का कोई ऐसा अमल दखल नहीं है क्योंकि वाइस चांसलर का डायरेक्टली रजिस्ट्रार के ऊपर लगा रहे हैं ये सियासत कर रहे हैं, यानी कि इतनी। अब देखिए जाने पे बच्चों को क्या आप यहाँ सिखा रहे हैं की भी सीट खाली थी, 1-2 माह हुए ये नोटिफिकेशन हुआ
यानी कि आप क्या बता रहे हैं कि स्टूडेंट जो यहाँ से जा रहे हैं वो क्या लेके जाएंगे, एक पॉलिटिक्स लेट पुलिंग? ये मैं हमेशा से ये टीचर से भी जब मेरी बात होती है उनको मैं कहता हूँ कि आपकी आपस में देखिए नजरियाती इख्तलाफ होना एक अलग बात है, आप मुख्तलिफ सोच रखने वाले इख्तलाफ बहुत अच्छा होता है, मुख्तलिफ फिक्र का हो सकता है, लेकिन जब बच्चों को पता चले कि मेरे टीचर का आपस में बिल्कुल क्लैश है तो बच्चे जो हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। बच्चे इतने सियाने हो गए, वो दोनों तरफ से एक तरफ खेलते हैं, नंबर लगवा के अपना काम चलवा लेते हैं। नहीं चाहिए किसी टीचर को ये पता चल जाए कि इसका फलां टीचर के साथ ज्यादा अलग है तो उसको रगड़ा भी लगा देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि टीचर के शान शान नहीं है कि बच्चों के साथ ज्यादती हो, बच्चों के साथ ज्यादती करे। मैं जहांगीर भाई, इस पे हमारी गुफ्तगू जारी है। इमरान और जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू है। मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों को असर इन्हों देखा जाए कि बहुत सारी खराबियां, बद इंतज़ामी एक बड़ा रीज़न है जिसके पीछे है। गिले शिकवे सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा लफ्ज़ होता है जिसे बद इंतज़ामी कहते हैं, वो एक बड़ा रीज़न कॉज होता है। आप ज़िला इंतज़ामिया देख लें, यूनिवर्सिटीज़ देख लें, हर जगह एक छोटा सा लफ्ज़ और फिर ये कह दिया जाता है ये यार चीज़ें कोलैप्स होने की तरफ तो खुद ले जाया जाता है दनिस्ता तौर पर। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। इमरान, आप कैसे देखते हैं कि हम कुछ बातें कर रहे थे कि बद इंतज़ामी, बहुत सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, वैसे ये बड़ा अफसोसनाक सूरत है मेरे ख्याल में ये है कि हमें हमारे अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर सियासतदान आते हैं। अच्छा, सियासतदान भी मरहून मिन्नत बन जाती हैं इस इंतज़ामिया के अपने काम करवाने के लिए। इंतज़ाम, मुझे याद है वो दौर कि जब मेयर निकलता था तो घर का फ्लैग थोड़ा सा नीचे हो जाता था, जब उससे दोबारा ऑफिस आना होता था तो मेयर का फ्लैग, मतलब वो एक मेयर और फिर नाज़मो बल्दियात बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिस्टम रहा है जिसके तहत मकामी स्कूलों के अंदर कमेटियां बन जाती थी, कॉलेजेस के अंदर उसका इंटरवीन होता था। अच्छा, वो सियासतदान भी बड़े वज़ादार थे, वो चीज़ों को खुद देखते थे कि हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ें बिलाशुबा, क्योंकि वो जवाब दें। अच्छा, ये इंतज़ामी अमूर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब ये दूसरे अजला दूसरे सूबों से आते हैं और ये ऐसे लग रहा होता है कि जैसे एक खुददार बादशाह बने होते हैं कि अवाम को माशाल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ियां, मतलब किसी ने कहा बिल्कुल अब वो इतनी बड़ी गाड़ी जो 1.5 करोड़ की है एक एसी के पास होती है, उसे क्या दुख हो कि गरीब के पास घर में पकाने के लिए आटा मौजूद है, ये नहीं है। इन चीज़ों को बड़ा कैटेगोरिकली देखना होगा कि जितनी एक बंदे की तनख्वाह है उसकी एक बार टैंकी फुल होती है उस गाड़ी की। तो चीज़ें तो बड़ी बिगड़ी हुई हैं कि इन ऑफिसर्स को जिनको बाकायदा रखा उस अवाम के लिए गया है, वही बद इंतज़ामी का एक छोटा सा लिबादा, एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसका मिस यूज़ होता है और खमियाजा हम सब भुगतते हैं। देखिए, इनका प्रॉपर एक विंग है जो हर एक शोबे को मॉनिटर करता है, लेकिन बदकिस्मती से कहीं भी मॉनिटर नहीं हो रहा। आप कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो इनका जो टेक्निकल विंग है मुजाल है किसी भी साइट पे जाके इंस्पेक्शन कर सके। इनका जो लेबर विंग है वो मुजाल है किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में जाके चेक कर सके कि आया हुकूमत पंजाब की जो मुकर्रर करदा उजरत है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। 32,000 उजरत है, 20 में ऐसी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे 18,000 17,000 उजरत मिल रही है। तो आप लोगों तो इनको चेक एंड बैलेंस ही नहीं कर रहे। इनका विंग है कि कोई भी महंगाई को रोकने के लिए कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो मौजूद ही नहीं है मार्केट्स में। तो इस हवाले से इनको चाहिए, जैसा कि इंटरनल गवर्नमेंट का में एक अच्छा इकदाम ये था कि इन्होंने बिलाल भाई जो विलेज कमेटियाँ तश्कील दे दी कि जिसमें वो जो गाँव की सफाई था उस हवाले से उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया था। लेकिन इनिशिएटिव होते हैं ना, अब वो जनाब वो खत्म है विलेज कमेटियाँ, कोई मतलब पुरसाने हाल साफ सुथरा पंजाब में भी शुरू हुआ है। तो मैंने मतलब हमने जरूरी नहीं है सब चैनल्स में चलाना होता है, कुछ चीज़ें खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड हम चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को भेज रहे होते हैं कि अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ एक इतना जवाब सही है कि हुकूमतों की तरफ से दिया कुछ नहीं गया। ऑर्डर दिया जाता है कि आपने लाख का काम करना है और आपको जो खर्चा दिया है तो 10,000 है, वो तो परेशान होंगे हम ऐसी करना की है। रमजान के दौरान FWMC जो है वो DC ने उनके बिहाफ पे सेक्रेटरी खजाना से 50 करोड़ के फंड्स मांगे कि हमें FWMC के लिए दिए जाएं, जिसमें क्या है इनकी ईदियाँ हैं, अलाउंसेस हैं, मशीनरीज के अखराजात हैं, फैसलाबाद ज़िला से तमाम जो कचरा उठाना है और जो ईद उल अज़हा आने वाली है उस हवाले से इन्होंने डिमांड ऑफ फंड्स भेजी हैं लेकिन नहीं मिला। और इस हवाले से उन्होंने कोट किया कि अगर फंड नहीं मिलते तो ये जो साफ सुथरा पंजाब प्लान है जो उन्होंने दिया हुआ है प्रोग्राम वो फ्यूचर में बंद हो सकता है। तो नजर आ रहा है जितना साफ ये आप देख लें, एक तो हो नहीं रहा, दूसरे बंद होने का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं। अब इनके वो डंपिंग
साइड, वो जो इनका साइड देखिए आगे, वहाँ आप देखें पूरे शहर में इस वक्त कंटेनर्स की शॉर्टेज है, और कंटेनर वो लोहे के गल के वो गंदा पानी होता है, कूड़ा होता है, वो खराब होता है, अब मेंटेनेंस के लिए कुछ देंगे नहीं। वो इतना बड़ा कबाड़ बना हुआ है, अगर वहाँ वही कंटेनर शहर फैसलाबाद में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पड़े हों तो बेशतर जगह पे आपको कूड़ा नीचे पड़ा नजर नहीं आएगा, एटलीस्ट वो उनके अंदर डंप हो जाएगा, रोज चेंज हो जाएगा, और ये होता रहा है, ये कोई नया नहीं है। फैसलाबाद के अंदर हमने होता देखा है, यही ऑफिसर काशिफ रजा अवान नामी बैठा है, उसके दौर में हमने खुद आई विटनेस से चीजों का होता। तो मेरे ख्याल में फिर कहीं ना कहीं एक ऑफिसर की अपनी दिल लगी भी होती है कि मैं किस सीट पे बैठा हूं, मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है, मैंने यहाँ नहीं तो कहीं तो जाकर जवाब एक बार देना ना आखिरत में। ऐसा ही है, देखें बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इन गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाहौर में LWMC को बड़ा एक अथॉरिटी बना के उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। उस यहाँ पे फैसलाबाद को देखिए कितनी मतलब कितने टन कूड़ा उठाया जाता है रोजाना की बुनियाद पे, उसको यूटिलाइज किया जाए। इनको थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, MOU साइन करें, ताकि फैसलाबाद का जो वेस्टेज है इसको कम से कम यूटिलाइज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसी वेस्टेज से ये दिहाड़ीदार मजदूर चीजें निकाल के अपनी दिहाड़ी लगा लेते हैं। अगर अपने मुलाजमीन को यहाँ पाबंदी लगाई जाए कि आपने निकाल के साइड पे करना है और इसमें से आपको कमीशन मिलेगा, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर बेशुमार चीजें हो सकती हैं। फैसलाबाद में देखे ना कि मतलब आप कहीं भी चले जाओ तो सफाई का कुछ खास मजबूत निजाम नहीं है। तो वही बात कर रहे हैं कि कम से कम इन फैसलाबाद सिटी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, बड़ा शहर है, बड़े लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ रेवेन्यू भी देता है, तो कम से कम फैसलाबाद के शहरियों को तो वो सहूलियात मुयसर करे ना। जैसे हम जहांगीर भाई से बात कर रहे थे ना, कुछ वाइस चांसलर्स के ऊपर मतलब इंतजामी अमूर की बेसिस में बात कर रहा हूँ। अब अब्दुल्ला नईयर शेख आउटस्पोकन हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं, मुझे सिल्वा सही तो उस हद तक आउटस्पोकन नजर नहीं आती मीडिया के साथ, मतलब आपसे गुफ्तगू कर, लेकिन ऑन कैमरा आके जो बात करनी है, अब आप CEO FWMC के पास चले जाएं, वो अदारा अपनी कैपेसिटी में उसका वर्कर काम कर रहा है, लेकिन एक CEO है जो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, आप उसके पास जाएंगे वो कहेंगे काम कर लें, ये कैसे करना है, मतलब 2 दिन सवाल ही पूछते रहते हैं आपसे। मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ, मुझे इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है कि ऐसे लोगों को जब आप ऐसी सीटें देते हैं ना तो बड़ी खतरनाक हो जाती है। बात आपके साथ जारी है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो CSP या PSP ये जितने भी ऑफिसर मुकाबले के इम्तिहान दे के आते हैं, इनको तो स्पेशल सिखाया जाता है कॉन्फिडेंस लेवल और पब्लिक डीलिंग, और ये पब्लिक डीलिंग के अंदर हमने बेशतर ऐसे लोग देखे जो पूरेस्ट हैं, पुअर तरीन हैं। तो वो चीजें बड़ी डैमेजिंग इसलिए है कि जब आपका पब्लिक इंटरेक्शन इतना पूरा है तो आप पब्लिक को सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे कि आप उनके लिए कर क्या रहे हैं और करने के लिए आए क्या हैं। बल्कि अगर एज अ वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हम कुछ दिखाना चाहते हैं तो फिर बुरा भी मान जाते हैं, तो हम तो फिर बुरे मानने के बाद भी उन्हें कहते हैं आप बुरा मान लें, लेकिन हमारी ड्यूटी है क्योंकि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बेशतर चीज़ें जो अवामी रुझान और अवामी तासुरात से जुड़ी हुई हैं उनको सामने रख भी रहे हैं। महंगाई को भी हम साथ टच कर रहे हैं। जहांगीर अशरफ साहब मौजूद हैं और इमरान असलम साहब मौजूद हैं, दोनों हमारे साथ गुफ्तगू के अंदर शामिल हैं। जहांगीर साहब, आप कैसे देखते हैं कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हम तो बहुत सारे ऑफिसर्स को देख रहे होते हैं, एक आ गया दूसरे ट्रांसफर हो गया फिर नया आ गया, हम मूड स्विंग्स भी देख रहे होते हैं कि एक बार अदारा बहुत कोऑपरेटिव होता है, दूसरी बार जो मुतहद अमला होता है जी वो खुद ही कह रहा था इसलिए तो मजबूर हाँ साहबा ने जो हुक्म देना है। अब वो साहब का मूड इतना होता है कि आपको नहीं लगता कि जितने मुकाबले के इम्तिहान देने वाले हैं लोग, इनके लिए एक पैरामिड सेट होना चाहिए कि ये इस पैरामिड के अंदर ये काम करेंगे, क्योंकि देखें इनसे कनेक्टेड अमला और लोग तो वही है। वहाँ एक ऑफिसर आता है, वो अपनी अकल और फहम और दनासत समझता है मैं कुल अकल हूँ और मेरी बात मानी जाएगी, उससे चीज़ें मैंने ज़्यादातर डिस्टर्ब होते वैसे देखी हैं। बिलाल, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, चूँकि मैं स्कूल कॉलेजेस को ज़्यादातर डील करता हूँ, तो जो इदारे का सरबराह होता है ना, वो उसको बना भी सकता है, उसको बिगाड़ भी सकता है। फैसलाबाद में बेशुमार स्कूल ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से ख़त्म होते हुए देखा है, जब उनका एक नाम था लेकिन अब कोई नाम नहीं रह गया उनका, क्योंकि उनके इदारों के सरबराह जो हैं वो ऐसे आते रहे जिन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। और बहुत सारे ऐसे इदारे जो लोग ज़मीन से उठा के आसमान तक ले गए, इतनी ज़्यादा तरक्की की। जैसे साइंस कॉलेज देख लें, वो ज़वाल पजीर हुआ है माजी के 10-15 सालों में, और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद वो आसमान की बुलंदियों पर गया और पूरे पंजाब का नंबर 1 कॉलेज है। सबसे ज़्यादा BS प्रोग्राम किसी कॉलेज में है तो वो समनाबाद कॉलेज में 20 से ज़ायद है। इसी तरह से फैसलाबाद में मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद, वो ज़वाल पजीर होते हुए मैंने देखा है। टेक्निकल हाई स्कूल ज़वाल पजीर होते देखा है। क्रिसेंट स्कूल जो हमारे बिल्कुल हमसाये में है, वो भी काफ़ी हद तक ज़वाल पजीर हुआ है और हो रहा है। इसी तरह से अब कोतवाली रोड स्कूल तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं, उनके प्रिंसिपल रिटायर हुए।
वो पंजाब का सबसे ज़्यादा बॉयज़ का तादाद वाला स्कूल था, लेकिन ये 3-4 माह में वो नीचे जाना शुरू हो गया क्योंकि हाँ पता चला है कि वहाँ अब जनाब जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है ना वो बंद हो गया 4 माह में ही, क्योंकि सारी बात चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है, चीज़ों को पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट अगर कोई हेड वो अब मुस्तकिल हेड नहीं होगा तो कौन वो पेन लेगा उसकी। वहाँ चिन्योर से लोगों स्कूल में ख्वाहिश करके अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल भी मुस्लिम हाई स्कूल, तारकाबाद टेक्निकल स्कूल और क्रिसेंट के तर्ज पे हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हेड्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो अब आ जाए डीसी कमिश्नर और इस तरह से अब गिने चुने डीसी फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में अगर नाम लेना कि ये डीसी बहुत एक्टिव रहे होंगे, मतलब माजी में देख लें कि फैसलाबाद में नसीम सादिक का नाम सबसे पहले माइंड में आता है जी, डीसी या डीसीओ के नाम के हवाले से। उसके अलावा नूरुल मैंगल ने बड़ा एक्टिवली काम किया था। उसके दरमियान में कई ऐसे आए होंगे जिनका नाम भी नहीं पता होगा आवाम को, मतलब हमें सहाफ़ियों को नहीं पता होगा। तो जैसे पिछले दिनों एक अमीन चौधरी का जिक्र कर रहे थे इमरान साहब, तो वो किसी को गूगल से तस्वीर नहीं मिल रही थी। तो ये हमारे यहाँ ये कलमिया है कि अफसरान और जो सरबराह के लेवल के होते हैं ना, बहुत कम ऐसे हैं जिनको बंदा वो कहते हैं ना उंगलियों पर गिन सके। तो फैसलाबाद में अगर 600 स्कूल हैं जिसमें से हाई और हाई सेकेंडरी, जिसमें 365 में तो प्रिंसिपल है ही नहीं। अब मोर देन 50% अगर आपके पास हेड ही नहीं होंगे, और जो 50% हैं भी उनमें भी पुअर जो उनकी परफॉर्मेंस होगी, वो अपने इदारे को कभी फ्लरिश नहीं कर सके होंगे, कभी उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आए होंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत बड़ी तादाद में खला मौजूद है। अब अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का इटसेल्फ इतना कसूर नहीं है जितना खुद उन हेड्स का कसूर है। अच्छा, गवर्नमेंट तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लीडरशिप ट्रेनिंग करवा चुकी है, तमाम टीचर्स को पढ़ाने की ट्रेनिंग करवा चुकी है, तमाम साइंस टीचर्स को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के किस तरह से अपने साइंस को डे टू डे मैटर से रिलेट करके पढ़ाना है वो बता चुकी है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तमाम टीचर इंग्लिश के जो हैं उनको ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। पीली प्रोजेक्ट के तहत प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ये बताया जा चुका है कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरह बच्चों को फ्रेंडली तौर पर पढ़ाया जाता है, और 100 से ज़्यादा स्कूलों में LCD लगा के एक मॉडल क्लासरूम भी बनाया गया है जिसको ECE रूम कहते हैं, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, के बच्चे ताकि प्राइवेट सेक्टर की तरह जब गवर्नमेंट सेक्टर में आए प्ले ग्रुप में तो उनके पास LCD हो और कार्टून्स की मदद से उन्हें पढ़ाया जाए ताकि वो स्कूल से भागे नहीं बल्कि स्कूल आने को दिल करे उनका। लेकिन इसमें फिर आगे आता है कि हेड और टीचर उसको यूज़ ही नहीं करते। ये तमाम ट्रेनिंग जो कायद अकेडमी ने करवाई हैं पिछले 8-10 सालों में, मैं समझता हूँ इनको अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो आपके प्राइवेट सेक्टर बहुत पीछे रह जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की ट्रेनिंग है ही नहीं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में जिसने भी आना है कम से कम मास्टर्स डिग्री के बाद उसने जॉब करनी है, क्लास में जाने से पहले उसने इंडक्शन ट्रेनिंग लेनी है और जो रेलेवेंट उसके सब्जेक्ट्स हैं उसकी ट्रेनिंग लेनी है, और हेड जो है उसको कैपेसिटी बिल्डिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग ये सारी मिल चुकी हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है, उन्होंने खुद करना है। तो ये कसूर इनफरादी तौर पर उन तमाम हेड्स का है जो अपने इदारों को ऊपर नहीं लेकर आए। उनके इदारे आज भी गुमनाम हैं, और अगर इतने ट्रेनिंग्स के बाद भी उन्हीं के मोहल्ले में कोई प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा एडमिशन ले जाता है तो ये उनकी अपनी कोताही है, नाअहली है। मैं समझता हूँ ऐसे तमाम हेड्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आप ट्रेनिंग के बाद गवर्नमेंट का इतना पैसा लगाने के बाद हमारे यहाँ जो टीचर्स और बाकी कम्युनिटी का ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एक तो रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, एक TAD मिल जाएगा, बस उसका जो असल मकसद है कि उसके इम्प्रूवमेंट लेके आए वो हमें सोसाइटी में नजर नहीं आता। ज़राअत की बड़ा एक, जैसा कि अब ज़राई यूनिवर्सिटी काम करी ज़राअत पे, बिलाल को पता कितना फैसलाबाद में कितने किसान हैं। अब जैसे गंदम है, इसकी कटाई का सीज़न है, इस पर रिसर्च हो सकती है। मॉडर्न एज है, IT यूनिवर्सिटीज़ बनाए, लोग टेक्नोलॉजी के दौर में अमेज़न डिफरेंट तरफ जा रहे हैं। हम वही मैनुअली तरीका, वही फरसूदा निज़ाम के तहत, मतलब क्या हम गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी है। ये इमरान से ही बात करें कि अभी गंदम की कटाई यानी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम अपने प्रोग्राम्स के जरिए दे रहे होते हैं कि पहले थ्रेशर की सफाई करें फिर अगली फसल काटें, क्योंकि जहां मुख्तलिफ बीज और अजनास जो हैं वो बोई जाती हैं और मुख्तलिफ वैरायटी की काश की जाती है, तो उसका बीज मिक्स हो जाए तो अगली बार काश के लिए वो बीज मिक्स हो जाए तो आपकी वैरायटी ठीक नहीं रहती और आपकी जो फी एकड़ यील्ड है वो कम हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें छोटी छोटी लगती हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का होता है और उसके असरात हमें नुकसानदेह भी होते हैं। अगर छोटी सी कोताही की बजाय थोड़ा ध्यान करें तो फायदेमंद हो सकती हैं। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपको। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आपके साथ जारी है और गुफ्तगू के अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर
गुफ्तगू को लेके जा रहे हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ों को पाइलअप किया जाए, कवर किया जाए, उनके ऊपर डिबेट की जाए, बहस की जाए, और हैंडसम डिबेट, अच्छी डिबेट जो है बहुत सारी चीज़ों का सलूशंस की तरफ लेके जाती है। फैसलाबाद क्योंकि ये शहर है ताजरों का, टेक्सटाइल ऑनर्स का, और सबसे बड़ी चीज़ इन दोनों के साथ मुंसलिक मजदूर का शहर इसे कहते हैं, जिसे मैनचेस्टर कहते हैं। तो मैनचेस्टर के अंदर रहने वाला जो मजदूर है वो सिर्फ फैसलाबाद का नहीं बल्कि तुल और पूरे पाकिस्तान से आके यहाँ अपनी मजदूरी करता है। और वही आजकल जैसे इमरान असलम पहले कह रहे थे वो वापस आ रहे हैं और उन्हें परदेसी कहते हैं, तो वही परदेसी आगे शहर फैसलाबाद के अंदर अपनी मेहनत करते हैं और खून पसीने से जो मेहनत करते हैं उसके बदले में पूरे पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेशन होती है। ये शहर दूसरा बड़ा रेवेन्यू जनरेशन सिटी बनता है और बरामदात के अंदर टेक्सटाइल जो कि 60% ज़ायद हिस्सा रखती है, उसी हुजम के अंदर 60% ज़ायद टेक्सटाइल का हुजम फैसलाबाद से मिटे हुए हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े नामवर जो टाइकॉन्स हैं वो इस शहर से वाबस्ता हैं। इस शहर ने इस पाकिस्तान के अंदर बड़ा किरदार अदा किया मईशत की मजबूती के अंदर। और जब इस शहर के अंदर फाका कशी, मुफलसी, महंगाई, परेशानियाँ छाती हैं, क्योंकि ये शहर को मज़ाक का शहर भी कहते हैं, तो इनके चेहरों पर जब परेशानियाँ होती हैं तो ये देखा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात यकीनन बुरे हैं। क्योंकि हमने प्रोग्राम्स के अंदर देखा है कि रोड्स के ऊपर जाकर प्रोग्राम करते हैं कि ये शहर के लोग जो हैं परेशानी के अंदर भी ज़रा लाइटर मोड में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अगर वो लाइटर मोड से हटें तो लगता है कि यकीनन मामला संगीन हो चुका है। और आज के भाव का भी हमारा अगला सेगमेंट है, आज के भाव की तरफ बढ़ते हैं पहले। और आज के भाव के मुताबिक अगर देखें तो जो मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट है वो ईद के बाद जारी हुई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 650 से ऊपर है, 651 रुपये किलो है। मुझे याद है गुज़िश्ता ईद से कबल साबिक चेयरमैन जो अब पोल्ट्री एसोसिएशन है, अब तो साबिक हैं, पहले वो चेयरमैन थे मौजूदा, डॉक्टर सजाद अच्छे साहब का मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था मुमकिन तौर पर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 550-600 को चले जाएगा, लेकिन इस ईद पे 650 क्रॉस किया है। और अनहोनी चेक करें कि 900 ग्राम दिया जाता है, रेट लिख दिया जाता है 615-630 रुपये। उस 630 या 615 के ऊपर जो है 900 ग्राम के अंदर पोटकलेजी भी निकाली जाती है, सफाई अलहदा निकाली जाती है। अब ये लोगों को लूटा जाता है। और अंडे फार्मी 250 रुपये दर्जन पे मौजूद हैं। सब्जियों के अंदर देखें टमाटर आज एकदम 25 रुपये सस्ते हुए हैं, सब्ज मिर्च आज 40 रुपये सस्ती हो जाती है, ऐसे धनिया 15 रुपये सस्ता हो जाता है। एक यकमुश्त चीज़ें जो है वो ईद के बाद सस्ती होती हैं। अच्छा, आप दुकानदार से पूछेंगे, आप आढ़ती से पूछेंगे, वो कहेंगे डिमांड एंड सप्लाई है, अब डिमांड कम है। अगर डिमांड बढ़ती है तो वाई नॉट हम 100 फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी रफ एस्टिमेट कहता हूँ कि एक ट्रक आता है किसी एक ज़राई अजनास का, अगर वो डिमांड बढ़ गई है तो उसे एक ट्रक ही रहने दें एटलीस्ट। अब ये मैंने प्रोग्राम किया था तो मुझे इसका इंकशाफ हुआ था कि जब एक ट्रक की डिमांड है तो उस ट्रक को कम और बेश 15% कम कर दिया जाता है ताकि डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब की जाए। दनिस्ता चीज़ों को एक मसनूई महंगाई की तरफ लेकर जाया जाता है, जिससे महंगाई का तूफान होता है। लोग पंजाबी के अंदर फाड़ लो पै जाती है और उससे फिर होता क्या है, अजनास की कीमतें जो हैं वो राइज होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर यही देखें हालात हमें, क्योंकि जो चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, उसकी तो कीमत नहीं बढ़ी, उसकी तो बढ़ाई जा सकती थी, पता था वो ख़राब हो जानी है इसलिए वो स्टॉक हो नहीं सकती, तो उसकी कीमत बिल्कुल वैसे चलती है जैसे हम चाह रहे होते हैं, जो हमें दस्तयाब होती है। तो ये चीज़ें हैं कि हमें भी अपने आप को देखना होगा। और रमज़ान के अंदर अगर कोई नहीं भी दुरुस्त हुआ तो फिर वो फैसला कर ले, क्योंकि बदबख्त करार दिया गया उनको कि जो रमज़ान के रोज़े भी पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए। इसका मकसद ये है कि हम अपने आप को दुरुस्तगी नहीं करते तो हम बड़े बदबख्त हैं। फिर प्रोग्राम के अंदर फिर आगे से बढ़ेंगे। हमारे साथ जहांगीर और इमरान असलम मौजूद हैं। इमरान, जहांगीर से पहले गुफ्तगू हो रही थी, इमरान की तरफ बढ़ेंगे। इमरान, आप भी देते हैं, अब पता मकसद क्या है, शवाल है, आगे ईद उल अज़हा आ जाएगा, अब बकरा की मार्केट्स जो हैं एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, मंडियाँ सजना शुरू हो जाएंगी। हमने देखा कि फैसलाबाद के अंदर पहले बड़े अच्छे पॉइंट्स होते थे, बल्कि थोड़ा सा हम इसको इसलिए पॉइंट आउट करें ताकि इंतजामिया थोड़ा पहले इसकी कोई प्लानिंग करे ताकि चीज़ों को असर न लेके चले। क्योंकि बिलाशुबा छोटी ईद ईद और रमज़ान के अंदर न्यू गवर्नमेंट के पास वक्त नहीं था, एकदम से आए, हलफ उठाया और आगे रमज़ान आ गया, एक प्रैक्टिस नहीं हो पाई। अब मेरे ख्याल में बड़ी ईद से कबल बहुत सारी सेकंड वुज़रा का विंग भी आ जाना है, एक्टिवेट करें चीज़ों को ताकि मंडियों से लोग, क्योंकि इस वक्त जितनी महंगाई है उसका असर अब बकरे के ऊपर आना है उसका। अब देखें ना, आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जो है, ईरान का बॉर्डर खुला हुआ है, आपका बड़ी तादाद में बैल उधर जा रहा है, बाहर गोश्त जा रहा है, मीट जा रहा है, और मटन हो, बीफ हो, उसकी कीमतें देखें। आप यकीन मानिए सरकारी निर्खनामे के मुताबिक कीमत होती है 16 से 1700।
2450 से जायद बकरा बिका है किलो के हिसाब से, ऐसा ही है। और जो कीमत 600-700 है बीफ की, वो 1200 बीफ बिक गया है। मतलब अजब अनहोनी है कि डबल प्राइस पे चीजें बिक रही हैं, को पूछने वाला ही नहीं है। साहब यही हम स्टार्ट में भी यही बात कर रहे थे और अभी भी यही बात कर रहे हैं कि वो सरकारी जो नरखनामे हैं वो आपने तय किए हैं, उनका कम से कम चेक एंड बैलेंस तो चेक कर लें। दुकान वालों ने सजाए हुए हैं साइड से, ये देखेंगे हमने लगाए हुए हैं। हाँ जी ऐसा ही है ना। अच्छा जब वो अच्छा ये दुकान वाले बड़े जिसे कहते हैं कि शातिर हैं, इन्होंने जो होता है कि वो नरखनामा डबल पेट जैसा नहीं, कोई वैगन ने कि 9 नंबर है जनाब 12 कर देने, ये इनका हिसाब है कि वो नरखनामे पुराने जितना पानी डालते हैं, मेरे 1600 में भी पानी जितना डाला होता है फिर भी इन्हें बचत हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है यार। अभी फूड अथॉरिटी ने किलो वाला घर जाके आधा किलो निकलता है। ईद याम में कार्रवाइयां की फूड अथॉरिटी ने कि मुर्दा सप्लायर गोश्त पकड़ा गया है, मतलब ये चीजें सारा ये क्या है, ये मतलब इनका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। दूध जो है वो मिलावटी जो है वो बेचा जा रहा है। मतलब कहाँ कहाँ आप लोग जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो चेक ही नहीं करते कि किस भाव दाव में चीजें बिक रही हैं। कम से कम लोग चेक ही कर लें। फिर वो बासी चीज़ें मतलब फ़रोख्त हो रही हैं, ज़्यादा मियाद जो है चीज़ें वो फ़रोख्त हो रही हैं, तो इस हवाले से महकमे काम तो कर रहे हैं। एनी हो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पे फिर वही बात आ जाती है कि इनको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, मार्केट्स में जाना पड़ेगा। अर्बन यूनिट्स इनकी रिपोर्ट्स करती हैं, विंग जो बनाया हुआ है कि जनाब हमने ये स्टोर्स पे गए हैं, ये यहाँ पे DC काउंटर्स कायम नहीं था, यहाँ पे DC के नरखनामे वीज़ा नहीं थे, हमने रिपोर्ट किया है। तो करनी तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नहीं है, वही जो हाथ पे हाथ धरे बैठे AC रूम में बैठे हुए हैं, तो वो फिर या तो इस पोस्ट को डिमोलिश कर दिया जाए, अगर नहीं तो कम से कम इनको फील्ड में निकाला जाए। तहसील सदर में बिलाल साहब कितने 88 से ज्यादा देहात हैं, वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर कोई अपने मन बहुत चीजें बेच रहा है। अभी जैसा कि गंदम का सीजन आ गया है तो मुझे वो राना आफ्ताब साहब की बात याद आ गई, पंजाब असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि मैं वो नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने कहा अल्कोहल गरीब पी ले तो गुलगपाड़ा है, अमीर पी ले तो रिलैक्सेशन है। आप अपना म्यारे तमीज तो पहले बदले ना, आप इनको जरा सेम करें ना, दोनों पिए तो दोनों गलत हैं। एक को आप कहते हैं कि वो गुलगपाड़ा करता है, दूसरी तरफ आप उसी पर्चे के अंदर लिख देंगे कि रिलैक्सेशन बोर्ड के लिए ये इंजॉय कर रहे थे। तो आपने बेसिकली खुद तकाजे ही बदले हुए हैं, तो फिर अनहोनियां तो खुद करवाते हैं। देखो ना पॉवर्टी रेशियो इतनी बढ़ चुकी है कि लोग आप उनको रिलीफ भी नहीं कुछ दे सके, तो लोग ऑन अदर हैंड आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्कैम बढ़ चुके हैं। वो क्या है, पॉवर्टी है ना। ये सारी चीजें बिलाल साहब पॉवर्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप महंगाई देख लें, ये वो ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप आती है, गरीब की जमा पूंजी होती है, वो ऑनलाइन कर्ज के लिए अप्लाई करता है, उसकी जमा पूंजी लूट जाती है। आप जिस तरह यूनान कश्ती हादसा के वाक़े ले ले, क्यों है, पॉवर्टी रेशियो है। लोग इलीगली तरीके से बाहर जाना चाह रहे हैं कि हम जनाब यहाँ रहना ही नहीं चाहते। डाइवोर्स रेशियो में इजाफा होता देखने को मिला है, ये पॉवर्टी है। पॉवर्टी चीजें जुड़ी हैं कि घर का जो निज़ाम है उसके जो रेवेन्यू कम है, उसके अखराजात ज्यादा हैं, उसकी डाइवोर्स रेशियो बढ़ चुकी हैं। तो ये फैसलाबाद में चीजें बहुत ज्यादा हैं। कम से कम जो हमारे अदारों के ओन पे वो तो चीज सेट कर सके ना, प्राइस का चेक एंड बैलेंस कर सकें। कम से कम वो जो हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करदा उजरत है उसको चेक एंड बैलेंस चेक कर सकें। लेबर डिपार्टमेंट जाएं, फैक्ट्रीज में जाएं, आप जाते रहते हैं, इंडस्ट्री को कवर करते हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं जो हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा नर्क के मुताबिक उजरत दे रही हैं, इनके जो लेबर इंस्पेक्टर हैं वो कहाँ पे हैं, कम से कम वही चेक कर लें। बात ये आ जाती है कि इनके विंग बनाए हुए हैं, फंक्शनल भी हैं, तो मतलब बदकिस्मती से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गरीब तर होता जा रहा है, अशराफिया जो है वो टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। फिर हम कह रहे हैं कि जनाब हमारी मईशत कैसे बेहतर होगी। मईशत तो इसलिए बेहतर नहीं होगी कि आपने 80% जो हमारी जो लेवल है जिसे कहते हैं मिडिल क्लास तबका है उसको साइड पे लगा दिया गया है, और जो 20% है आपने उसको खुली छूट दे दी, आप जो मर्जी करें। कम से कम उनको तो उस टैक्स पेयर में लाएं कि अगर आपने ये कुछ कर रहे हैं और बिजली चोरी में ये मुलव्वस हैं, हर मतलब नजायज में ये काम मुलव्वस हैं, तो हमारे जो अदारे इनके खिलाफ कार्रवाई से कासिर है। जरूरत इस समर की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कम से कम जो आम आदमी है वो अपनी, अब ट्रांसपोर्टर्स की बात कर लें, मतलब हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, वो कहते हैं जनाब हम असती ईद दिना च ईदी लैनी होंगी है, तो वो ईदी का तो कोई तलक नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपनी रिपोर्ट दे कि हमने 3 दिन में बड़ों से हम जबरदस्ती लेते हैं, वो भी इसको हक में समझते हैं। कितने 3 दिन में अंदर कितने ट्रांसपोर्टर्स ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। हर बंदे ने अपने खुद साख्ता किराए फिक्स किए हुए हैं, कोई वहां पे इनका स्क्वाड मौजूद नहीं है। ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की गफलत है कि ईद के अयाम में फैसलाबाद के जनरल बस अड्डों पे अजाफी किराए वसूल किए जा रहे हैं ईदी लेने की बस अड्डों से बच जाते हैं, बाहर निकल के पूरे कर लेते हैं। ऐसा ही है। तो मैं जहांगीर तक बढ़ूंगा, ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमें खुद अपने आप को कैटेगोरिकली ठीक है। और मेरे ख्याल में जहां साहब ये नहीं है कि हमें, बल्कि पब्लिक को भी हम ये गुफ्तगू करेंगे कि आम आदमी कौन है, इसकी डेफिनेशन पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। गरीब कौन है
और अमीर कौन है। मेरे तो ख्याल में गरीब आप और मैं, जो तनख्वाहदार तबका है जो अपनी मेहनत से कमा के लेके जाते हैं, यहाँ एक और टैक्स देते हैं। यह एक आम छाबड़ी वाला जिसको एक आम फहम जुबान में हर कोई गरीब कहता है, वो ना टैक्स देता है। वो सुबह लाके अपनी रेडी खड़ी करेगा, वहीं संगल लगा जाता है, उस रोड को ब्लॉक करता है, उसको कोई नहीं पूछता कि कौन टैक्स दे रहा है, कहाँ से। तो क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के अंदर ये तमीज होती है। बेशक आप एक छोटा कार्ड लगाएं, वहां आपको टैक्स देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जिससे बेच रहे हैं आप उससे पैसे वसूल कर रहे हैं, आप उससे पूरे पैसे ले रहे हैं। उसकी मद में बेशक आपने पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस भी ले लिए होंगे, क्योंकि वो बंदा आपको पे करके जा रहा है, वो टैक्स गुजार है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए, एक सब्जी से भी, एक फल से भी, एक चिकन से भी, अंडे से भी, हर चीज से। एग्री करते हैं इस बात पे? डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। जो छाबड़ी वाले हैं, रेडियां लगा के तजावजात करके बैठे हैं, इनकी दो सूरतें पॉसिबल हो सकती है। एक तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए इंक्रोचमेंट की, ये सारा रिमूव होना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे यहाँ किसी भी रोड पर तजावजात के खिलाफ जब ऑपरेशन होता है तो MNA MPA साहिबान और सियासी लोग आके इनको छुड़वाने के लिए आ जाते हैं, या किसी ना किसी ने जनाब रोड ये फलां MNA MP का रोड है जी, ये फलां का है, इससे फलां। अब वो फलां जो दिहाड़ियाँ ले रहे हैं वहाँ से, हर रेडी से 500-1000 रोजाना, तो वो गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको कर देती कि एक मार्केट बना दे जो सिर्फ रेडी वालों के लिए हो और मखसूस हो। ये ना हो कि एक सड़क पे जनाब आधी सड़क उन्होंने रेडी बांध कार लगा देना, थोड़े अंदर खूबसूरत लोगों के बैठने की जगह भी हो गवर्नमेंट को। जिस तरह एक गवर्नमेंट मुख्तलिफ जगहों से रेंट वसूल करती है, वो गवर्नमेंट के बाकायदा नॉमिनेटेड हो, उनके अलावा कोई ना खड़ा हो। हमारे यहाँ एक तो ये खुदा तरसी में आता ना, या गरीब को ना छेड़े, गरीब जैसे आजकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का चल रहा है, वो बल्कि एक वीडियो के ऊपर मैंने भी उस पर एक बनाई, तो लोगों ने नीचे कमेंट्स किया जनाजगा ये है केड़ा को गुनाह करते पे है। मतलब हम अल्लाह के लिए किए हुए काम को भी किसी कब्जा वाली जगह पे जायज करा देते हैं। बड़ी मतलब अनहोनी बातें हैं जो कि हम पब्लिकली ठीक नहीं होना चाह रहे। अच्छा, जो राजा रियाज ने खुद हमारे एक अब्दुल रहमान साहब को ईद वाले दिन इंटरव्यू दिया है, खुद वो कह रहे हैं कि हम इतने अरसे से कब्जा है हमारा उस पर, वो खुद कह रहे हैं हमारा कब्जा है। इसका मतलब पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी कर दिया 2001 का, फिर उसमें मतलब आप जाकर सुप्रीम कोर्ट से जाकर लार्जर बेंच बनवा लें उस पर। मतलब खुद वो मान रहे हैं कि हमारा कब्जा है, ज़राई यूनिवर्सिटी की अराजी है, उस पर कब्जा है, तो कह रहे हमारा कब्जा तो हमें रहने दिया जाए। कितना ये मतलब मैं समझता हूँ कितना भोंडा मजाक वही है ना कि गरीब है, वो रेडी वाला है, वो कहता है मैं गरीब हूँ, मुझे खड़ा होने दें। इवन उसकी कमाई शायद मुझसे और आप सबसे यकीनन ज्यादा होगी। वो मैं आपसे इतने अरसे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी। यही बात है, हम कहते हैं कि जवाज और एक बयानिया, वैसे बयानिया तो पाकिस्तान में अच्छा चलता है, मेरे ख्याल में हर कोई बयानिया बना रहा है। जितना अच्छा बयानिया वो बना लेता है उतना उसे बिक जाता है, और जितना अच्छा बयानिया बन रहा है उतना ही अच्छा बिक रहा है आजकल। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर भाई, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। बिलाशुबा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें चीज़ों की तफरीक और तशरीह करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हम यही होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वो वाक़या लाहौर इचरा मार्केट के अंदर जो हुआ, औरत ने लिबास पे कुछ लिखा हुआ था, वो एक जलसा का लफ्ज़ को पता नहीं क्या कुछ तशबीह ली गई, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ हमारे सामने लिखा हुआ था, हलवा अब कुछ के ऊपर जलसा भी लिखा हुआ था। अच्छा, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पोइट्री लिखी होती है चादरों के ऊपर, आजकल नौजवान बड़े पसंद करते हैं। अब उसको एक वो शख्स जिसको मालूम ही नहीं है, जिसने मेरे ख्याल में स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो फैसला दे देता है ये गुस्ताखी होगी। ऐसी चीज़ें हमें तशरीह और तफरीक बहुत ज़रूरी नहीं होगी माशरे के अंदर, चीज़ों के अंदर। अच्छा बिलाल, देखें हमारे यहाँ मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो पीस एंड टॉलरेंस के टॉपिक पर है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में यूथ को, तालीमी इदारों में यूथ को, और एट लार्ज पब्लिक को भी, सियासी लोगों को भी इस तरफ जाना होगा कि वो लोगों को पीस और टॉलरेंस की तरफ लेकर आएँ कि हमें बर्दाश्त भी करनी है, अगले की बात भी सुननी है, और उस पर रिएक्शन अल्फाज की सूरत में तो दिया जा सकता है, लेकिन दस्तो गिरबा होना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे तशद्दुद के हमेशा ख़िलाफ़ हूँ, किसी भी सूरत में हो तशद्दुद, और हमारी सोसाइटी में इतना परवेल कर चुका है कि अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ चुकी है कि हम किसी की बात को बर्दाश्त करते नहीं हैं।
और अगले वाला बंदा भी वो टीज करने की हद तक जाता है कि मैं दूसरे को इतना ज़्यादा इस चीज़ पर ले आऊँ कि वो अग्रेसिव हो जाए। लेकिन आप किसी को ये अगर कहेंगे कि करके दिखाओ, अगर तुम अपने बाप के तो करके दिखाओ, डेफिनेटली तो आप ये तो दीन इस्लाम का आप ट्रिगर करेंगे, तो वो फिर आपको उसका अंजाम क्या होगा? हमारे यहाँ दोनों तरफ से ये होता है कि जो नहीं भी गुस्से में आना चाह रहा है उसको गुस्सा दिलाया जाता है, उसको इस्तेमाल दिलाया जाता है। इवन हमारी मीडिया में बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ऐसा उसको हाइप क्रिएट करके, उसके बजाय उसको भी हम नॉर्मल अंदाज में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एज अ रिपोर्टर हमारा काम है रिपोर्ट करना, हमें उस इंसिडेंट का पार्ट नहीं बनना। हमारे यहाँ क्या ट्रेंड चल गया है कि जनाब आप उसी लिबास को पहन के वो रिपोर्टिंग करें, आप उसी अंदाज में रिपोर्टिंग करें, आप घुड़सवारी हो रही तो आप भी घोड़े पर बैठ के करें, अब फलां हो रही तो अब कोई हो रहा है, खुदा न खास्ता कोई सैड है तो आप रोना ही शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना है। आप रिपोर्टिंग के बाद वो काम करना चाहते हैं तो कर लें अपनी वेल से, लेकिन उसका हिस्सा ना बने। मकसद दिखाना, आप कहें कि ये हो रहा है, अच्छा है बुरा है, वो हो रहा है, आप उसका पार्ट एंड पार्सल ना बने। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी चल पड़ा है कि जो हो रहा है उसी के रंग में रंग रीएनैक्टमेंट को असल बना लिया है। फिर उसमें फर्क नहीं रहता कि आप रिपोर्टर हैं या उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। देखिए हमने एज अ रिपोर्टर हमने क्रिश्चियंस के इवेंट भी दिखाने हैं, हमने अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के किसी इलाके में होली होती है तो वो भी मीडिया दिखाता है। उस पर मीडिया को तनकीद करना, मैं समझता हूँ ये लोगों की एक तो ब्रॉडअप उनका या उनकी मैच्योरिटी नहीं है जो उस पर तनकीद करते हैं, ये क्रिश्चियन का क्यों दिखा रहे हैं, ये उसका क्यों दिखा रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये पाकिस्तान सबके लिए, सबको आज़ादी है पाकिस्तानी। अब देखें पिछले दिनों एक सिख कम्युनिटी से एक कोई लीडर थे, उनका बड़ा बयान वायरल हो गया कि वो फ़लस्तीन के हक में बात कर रहे थे। तो देखिए एज अ पाकिस्तानी वो इस लोगों से इजहार यकजहती के तौर पर इंसानियत के लिए तो देखें इस इसराइल के अंदर बसने वाले जो दीगर यहूदी हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि ये नस्ल कशी हो रही है। हमें बेसिकली इंसानियत की जो बात की गई ना कि इंसानियत सबसे पहले नंबर पर है, ठीक है। हमें हेल्प करते वक्त कभी कहीं नहीं कहा गया कि हम सिर्फ मुसलमान की हेल्प करें, ठीक है। पूरी दुनिया के मुसलमान हों या कोई भी हो, उसकी हेल्प करने के लिए हमें किसी उससे पहले उसका मज़हब पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर हेल्प करनी है, ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, तो उसके लिए इंसान होना ही काफ़ी है। इवन इंसान क्या, कोई भी मखलूक अल्लाह ताला की है, उसकी अगर आप किसी भी सेंस में हेल्प कर सकें। अब देखिए ना, जानवरों के हक पूरा करने पे अल्लाह ताला जन्नत नवाजने के वाक़यात हमारे पास पड़े और बहुत सारी जगहों पर जानवरों के हवाले से आया कि उनके साथ नरमी से पेश आने के हवाले से, तो उन पर भी तशद्दुद ना किया जाए। तो ओवरऑल इंसानियत यही है कि आप पीसफुल रहें, आपसे किसी को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम अपनी बात को दूसरे पर ठोंसने की कोशिश करते हैं और जो नहीं मानता। मैं एग्जैक्टली ये कहना था, हम जनरलाइजेशन के ऊपर बहुत आगे हैं कि हम अपनी बात को जनरलाइज करते हैं कि हम सवाल ये होता है, गुफ्तगू ये होती है, बहस ये होती है, क्या आपने ऐसा किया या मुझे लग रहा है आपने ऐसा किया, बल्कि आजकल ये चल रहा है आपने ही ऐसा किया है। हम उसको फैसला को नहीं बताते। मैंने एक वो तहरीर पढ़ रहा था, उसमें उसने कहा कि एक लड़की एक सर्वे कर रही होती, कहती कि अगर आप सीट पे बैठे हैं और कोई फीमेल आ जाए तो अपनी सीट छोड़ देंगे बस में। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। कहती बड़ा बदतमीज़ है। उसने कहा कि अगर एक ज़ईफ़ खातून आ जाए तो फिर आप अपनी सीट छोड़ देंगे। उसने कहा मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा बहुत ही बदअखलाक है। उसने कहा कोई उम्र रसीदा कोई बुज़ुर्ग आ जाए, कोई इस तरह आ जाए तो आप अपनी सीट छोड़ देंगे। उसने कहा मैं फिर भी नहीं सीट छोड़ूंगा। उसने कहा बहुत ही जाहिल आदमी है कि ना खातून के लिए सीट छोड़ रहा है। उसने कहा बीबी मेरे से ये तो पूछ लो, मैं ड्राइवर हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं सीट छोड़ दी तो कोई और बैठ जाए, बस कौन चलाएगा। तो ये है कि हम बगैर अगले बंदे को जाने अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं कि बगैर अगले बंदे का कि वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, ठीक है। अब ड्राइवर सीट छोड़ देगा किसी खातून के लिए या किसी के लिए। बल्कि अमूमन अब लोग ये कहते भी हैं कि जो कवर ऑफ द बुक है वो फैसला कौन नहीं होती, स्टोरी अंदर और भी हो सकती है कुछ। तो हमारे यहाँ ज़ाहरी तौर पर किसी को फौरी टैगिंग कर दी जाती है। मतलब हमारे यहाँ ये सियासी तौर पे देख लेना, 2 टैग तो ऐसे फट से जेब में पड़े होते हैं कि निकाल के फौरी, एक यूथिया और एक पटवारी। किसी ने किसी एक साइड की बात कर ली तो उसको यूथिया कह दिया गया, किसी ने दूसरी की। हमें बेवकूफ दोनों भी मिल रहे होते हैं। हम एज अ मीडिया पर्सन हम देखें, हमने पीटीआई के इवेंट भी कवर करने हैं, नोनली के भी कवर करने हैं, पीपल्स पार्टी के भी कवर करने हैं, अगर अल्ताफ हुसैन का कोई इवेंट होगा तो वो भी कवर करना है, तहरीक लब्बैक का भी करना है, और बाकी भी कोई भी सियासी जमात हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ फौरी टैग लगाना ये अपना फ़र्ज समझा जाता है कि आपने किसी के हक में बात कर ली या किसी के खिलाफ बात कर ली तो आपको फौरी टैग कर दिया। हालांकि आप देखिए हर इंसान में अच्छाई बुराई ये एलिमेंट मौजूद हैं।
किसी में अच्छाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, किसी में बुराई का एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको कुली तौर पर किसी को ना तो कह सकते हैं कि ये तो जनाब है ही गलत, ना आप कुली तौर पर किसी को ये कह सकते हैं कि इससे बड़ा तो हाजी कोई नहीं है। तो ये हमें इस चीज़ से निकलना होगा कि हम फौरी तौर पर एक्सट्रीम पे चले जाएं। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म इतना ज़्यादा है, जज्बाती हम लोग इतने ज़्यादा हैं, हम किसी एक फ़र्द वाहद की मोहब्बत में उसके जायज़ नाजायज़ को सही करार दे देते हैं और उसी की मोहब्बत और उसी के चक्कर में किसी दूसरे को बिल्कुल ही सिरे से गलत कह देते हैं। तो हमें चीज़ों को देखना चाहिए कि कहीं पे कोई एक बंदा सही भी हो सकता है, उसी बंदे को किसी और क्राइटेरिया पे देखे तो वहाँ पे गलत भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक ही बंदा हर जगह पे सही हो और एक बंदा हर जगह पे गलत हो। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब दोबारा से पेपर्स का मौसम शुरू हो रहा है, कुछ हो भी गए हैं, कुछ होने भी हैं अभी ईद के बाद। कौन कौन से पेपर अभी हो रहे हैं, तो आपको लगता है ये जो चीटिंग वाला इम्पैक्ट है ये हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नजर आएगा? क्योंकि अभी तो उसकी समझ लें एक बार प्रैक्टिस हुई है, लेकिन अब जो पेपर्स आएंगे उनके अंदर कुछ सख्तियां नजर आएंगी, कुछ डिफरेंस नजर आएगा, या चीज़ें बोर्ड के लिए मामूल के मुताबिक ही हैं? अच्छा, मैट्रिक का जो एग्ज़ाम था वो हो गया ख़त्म, जिसमें 9th और 10th के एग्ज़ाम हो गए। अब आएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। पहले सेकंड ईयर का एग्ज़ाम आएगा जो कि 1-2 रोज़ मतलब 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह से फिर फर्स्ट ईयर का आ जाएगा। अब ये बोर्ड 4 एग्ज़ाम लेता है, 2 एग्ज़ाम गुजार चुका है, 2 एग्ज़ाम रह गए हैं। अब कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। Okay. अच्छा, ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ना, ये लाहौर में मखसूस हुई हैं, अभी तक फैसलाबाद में ऐसी कोई कार्रवाई देखने में नजर नहीं, लेकिन हमें ऑफिसर सारे फिरते नजर आए। अच्छा, वो वही जो पहले मैं बात कर रहा था कि किसी को सजा, जब तक सजा नहीं ना होगी, जो मैंने बताया कि एक मैंने निशानदेही की एक जगह पे चीटिंग होने की, तो सीओ जाके वहां से एक बंदे को रिमूव कर गया, लेकिन बोर्ड ने उस पर अभी तक आज के दिन तक कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप नेक्स्ट इतने साल ड्यूटी नहीं करेंगे या इसके खिलाफ ये जाने वाला रिकमेंडेशन दे सकता है बस। हाँ, क्योंकि ये बोर्ड ऑफिस का काम है, उसकी ड्यूटी पे गफलत हुई है। सीओ एजुकेशन उस वक्त तक इस पे कार्रवाई नहीं करेगा जब तक बोर्ड उसको लिख के नहीं देगा कि हमारे एग्जाम में ये बंदा चीटिंग करवाता हुआ या किसी में। बल्कि इस शहर में तो झुमरे के अंदर आपने एक रिपोर्ट किया था, चीटिंग ना करवाने के ऊपर उन्होंने बकायदा निगरान को मारा पीटा और प्राइवेट स्कूल इन्वॉल्व हैं, कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं। अब बोर्ड ऑफिस जो है ना, उसका काम है कि उसके इवेंट पे बदनज़मी हुई है, बोर्ड के एग्जाम पे बोर्ड ने कार्रवाई करनी है। कल को निगरानी बनेगा, वो खामोश चुप करके। अब वही मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोलर है, वो खुद इतना एक्टिव नहीं है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके, और उसके अलावा सेक्रेटरी बोर्ड है और चेयरपर्सन बोर्ड है, वो एक्टिंग है। अब वो क्या करेंगे, वो सुलह सफाई में लगे रहते हैं कि मामला दबा दो, क्योंकि जाहिर बात अल्टीमेटली पढ़नी उन पे है, अफसरान पे। उन्होंने अपनी साल बाद ACR बनवानी है कि ऐसे ही अपने खाते में कोई। अगर वो कह दें कि इस दौरान इतने नकल वाले पकड़े गए हैं, तो इसका मतलब उन्हें लगाई ऐसे बंदे थे जो सारे रिप्यूट के। अच्छा, अब ये भी मसला है कि अगर फॉर एग्जांपल जितनी तादाद में शिकायत आ रही हैं, इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अगले साल ड्यूटी किसी ने नहीं करनी। तो ये बोर्ड वाले डरते हैं, मैं समझता हूँ बोर्ड वाले ब्लैकमेल होते हैं। अच्छा, जहाँ पे ड्यूटी टीचर नहीं करेगा वहाँ मजबूरन प्राइवेट सेक्टर से लगाना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर पहले ही क्वेश्चन मार्क है कि वो क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो नकल नहीं करवाएगा। सरकार के पास अब तो इतने टीचर भी नहीं वैसे रह गए, बल्कि जितने दिन पेपर हो रहे होते हैं पूरा जेपटाइज हो जाता है सिस्टम ही। बच्चे बैठे स्कूलों में देखते रहते हैं। एक तरफ 1 अप्रैल से नया तालीमी सेशन शुरू हो गया है और साथ ही आपके एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड के, ये चल रहे हैं मई तक, मई की बजाय भी जून के एंड तक चले जाने, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी होने साथ। और जून में गवर्नमेंट कर देती गर्मियों की छुट्टियां। सरकारी स्कूल में अप्रैल से लेकर जून तक बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी मौजूद नहीं होते। अब जितने SSTs हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं या साइंसेस के हैं, वो प्रैक्टिकल में लगे होते हैं। अब देखिए, पहले मैट्रिक के प्रैक्टिकल शुरू हो जाने, फिर इंटर के प्रैक्टिकल शुरू हो जाने। बोर्ड की ड्यूटियां अलग से लगी होती हैं, प्रैक्टिकल की ड्यूटियां अलग से लगी होती हैं। अब साइंस के टीचर ने प्रैक्टिकल ड्यूटी लेने पे चला जाना है, आर्ट्स के टीचर ने एग्जाम की ड्यूटी। बड़ी अहम है, मैं आपसे इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे कि हमारा तालीमी निज़ाम कैसे ठीक नहीं हो पाता। बेरोजगारी की इंतहा है, भर्ती करें, एक नया सिस्टम है, साल भर बेशक उनको एक सिस्टम मिले, लेकिन बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बरसरे रोजगार हो सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली लेके चला जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा से आपको वेलकम बैक कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। जहांगीर अशरफ साहब मौजूद हैं, बड़ी खास गुफ्तगू कर रहे थे चेकिंग के ऊपर और बोर्ड के ऊपर ड्यूटीज़ के हवाले से कि कैसे तालीमी निज़ाम जो है वो असरात मुरतब होते हैं। जेपटाइज सिस्टम नज़र आता है, तालीमी निज़ाम का हर्ज होता है। फिर महज जहांगीर साहब, ओवर क्राउडेड क्लासेज हैं, टीचर्स की कैपेसिटी कम है, ओवर लेक्चर्स लगे होते हैं, तो फिर इसका मतलब महज
4 से 5 माह असल तो टीचिंग टाइम है। अच्छा, ये पिछले भी हमने काफ़ी इस पे रिपोर्ट किया था कि पिछले साल जो 9th से 10th में बच्चे आए थे उनको मैक्सिमम 4 से 5 माह पूरा साल पढ़ने को मिला। अब देखें, जिस बच्चे के एग्ज़ाम ही मई में ख़त्म हुए थे और जून में छुट्टियां हो गई थी और अगस्त में जाके उसकी क्लासेस लगी थी, और पिछले साल अक्सर बच्चों को ईद और छुट्टियों के बाद किताबें मिली थी। अब इसको किताबें ही 6 माह गुजरने के बाद मिल रही हैं और टोटल टाइम उसके पास बच गया 6 माह पढ़ने का। 6 माह में मजीद अतवार की छुट्टियां आ गई, सर्दियों की छुट्टियां आ गई, और पिछले दिनों में जो पिछला सेशन गुजरा है उसमें अशुभ चशम की छुट्टियां आई, उसमें स्मोक की छुट्टियां आई, ये एडिशनल छुट्टियां आ गई, और संडे की छुट्टियां और गर्मियों की और जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो भी डबल हो गई थी, एक्सटेंड करना पड़ी थी। वो समझ लें पूरा 1 महीना चली गई थी, क्योंकि वो 15 दिसंबर से लेकर स्पैन तकरीबन 10 जनवरी तक चला था, तो वो तकरीबन 1 माह के करीब चली गई थी। तो वो काफ़ी था कि हमें ना सिर्फ शेड्यूल के मुताबिक करनी चाहिए कि अगर हर साल 15 दिसंबर से छुट्टियां होती हैं तो वो उसकी बजाय आप सर्दियों को देखो एक्सपेक्टेड आप देखें, जैसे चांद नजर आ सकता है तो वैसे सर्दियों को पता था मौसम का हमेशा हमारे यहाँ काफ़ी सालों से जनवरी में अरूज पे जाती है, वो एक्सट्रीम जो होती है ना। अब जनवरी में स्कूल खुलने थे तो सर्दियों की लहर तेज हो गई, इन्हें छुट्टियां एक्सटेंड करनी पड़ी। तो हमें पहले से देख लेना चाहिए कि हम 15 दिसंबर की बजाय उसको, जैसे एक माजी में ये 25 दिसंबर को अटैच करने का सिलसिला था कि सर्दियों की छुट्टियों में 25 दिसंबर को अटैच करें, तो आप 25 दिसंबर से आगे ले जाएं पीछे की बजाय। तो अगर सर्दी हमारी जनवरी की तरफ जा रही है तो हमें छुट्टियों को भी जनवरी की तरफ ले जाना चाहिए। तो पूरा कैलेंडर हमारा, कोई गवर्नमेंट का कैलेंडर नहीं है जिस पर अमल दरामद होता हो। एजुकेशनल कैलेंडर के हवाले से एग्ज़ाम चल रहे होते हैं छुट्टियों तक, और बच्चों ने जब अगली क्लासेस में जाना है उनकी किताबें नहीं मिलती, नई किताबें, और उसके अलावा जो टीचर हैं वो सारे 1-2 माह एग्ज़ाम की ड्यूटी में हैं, और 1,15,000 सीटें वैसे ही पंजाब में खाली हैं। तो अब देखें, जो टीचर मौजूद भी हैं, अब फैसलाबाद में सिर्फ 20,000 के करीब टीचर हैं, जिनमें से 5,000 टीचर ड्यूटी पे चला जाए, तो इसका मतलब जो 5-6,000 सीटें पहले खाली थी, 5-6,000 ऐड कर लें तो इन दिनों में गवर्नमेंट स्कूल में 10,000 टीचर की शॉर्टेज चली जाती है। अब 10,000 टीचर स्कूल में नहीं होगा तो आप 8 लाख बच्चा जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में आ रहा है उसको कौन पढ़ाएगा? तो आपके पास पहले ही शॉर्टेज है, मजीद 5,000 टीचर आपके ड्यूटियों पे चले गए। अब इसके साथ साथ मार्किंग सेंटर शुरू हो जाने। अब एक तरफ एग्जाम ड्यूटी है, एक तरफ प्रैक्टिकल है, सुबह चेकिंग चलते रहने हैं। अब एक चेकिंग है, मार्किंग जहाँ पे होनी है, जो मैट्रिक का एग्जाम हो गया उसकी मार्किंग शुरू हो जानी है। अच्छा, मार्किंग में जो टीचर ने चले जाना, 1-2 हज़ार और टीचर चला गया, यानी कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा सरप्लस टीचर है ही नहीं, आपके पास पूरा टीचर भी नहीं है, तो सरप्लस तो बड़ी दूर की बात है। प्रॉब्लम अब मेरा सवाल या बुनियादी ये बनता, देखने वालों को ये बनेगा कि बोर्ड के पास 22 के पास अगर इतना बड़ा सेटअप मौजूद है, यानी कि उन्होंने 4 पेपर्स लेने हैं, उनकी चेकिंग करवानी है, प्रैक्टिकल उन्हें ये साल पूरा सर्कल घूमता है, तो इसे पूरा एक अपना मजबूत नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं कि बंदे हायर कर लिए जाएं ताकि एक बड़ा बेरोजगारी का तूफान जो बरपा है मुल्क के अंदर वो भी खत्म होने को। बिलाल देखें, आपके ब्रिटिश काउंसिल पेपर लेती है, आपका कैम्ब्रिज सिस्टम के एग्ज़ाम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअली इन्विजिलेटर्स को हायर करते हैं पर पेपर। वो आपका परमानेंट मुलाजिम नहीं है। जो ब्रिटिश काउंसिल या कैम्ब्रिज से अटैच होते हैं ना, वो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि जी आपने मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स होना चाहिए, आप अप्लाई करें, हमें इतने इन्विजिलेटर चाहिए। अच्छा, इन्विजिलेटर की क्या मजाल कि वो आपके सेंटर पे आके नकल करवाए। अच्छा, एक तो वैसे वो यूथ होती है, एनर्जेटिक ज्यादा होती है और डेडिकेटेडली काम करती है। आपने कभी सुना है कि कैम्ब्रिज के एग्जाम में चीटिंग करते हैं? आपने कभी सुना हो कि ब्रिटिश काउंसिल का या किसी भी एग्जाम में जो इंटरनेशनल, ऐसे ही है जैसे आपने सुना है मोटरवे पे जाकर बेल्ट लगाए वो हर गाड़ी चलाता है। हाँ, तो वहाँ इतना स्ट्रिक्ट होता है कि मोबाइल उनके एग्जाम सेंटर किसी को अलाउ ही नहीं होता। आपने आज तक उसका पेपर नहीं देखा होगा कि लीक हो गया या उसका नकल बच्चों ने बाहर आकर हो कि नकल लगवाई जा रही थी। तो हमारे यहाँ किसी भी सेंटर के बाहर चले जाएं तो बच्चे कहेंगे चीटिंग हो रही थी। नहीं, वीडियोज बन के आई हैं अब तो, जब गवर्नमेंट एक्टिव हुई है सब कुछ चलता नजर आया। तो अब ये देखें, आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करें कि टीचर को कहें आपका काम है पढ़ाना, आप स्कूलों में रहें, इम्तिहान लेना है हमने थर्ड पार्टी। अब देखें, जो आप यूथ हायर करेंगे एज ए इन्विजिलेटर, उसको पेपर पता ही नहीं होगा उसको पेपर पैटर्न का नहीं पता, उसको पेपर का पता ही नहीं है। ये भी अच्छी चीज है। वो हल करवा ही नहीं सकता, वो नकल करवा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। वो अपनी अक्लो दिमाग से तो कुछ बता दे तो बता दे, तो इतना वो अच्छा है नहीं उसको रिश्तेदार बैठे किसी को बताए। एक तो बहुत सारे बेरोजगारों का भला हो जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगी,
और देखिए 4 पेपर होने हैं, पहले वो मैट्रिक में होगा, फिर वो 9th में आएगा, फिर 11th पे, मतलब उसको 4 पेपर मिल गए, फिर वो जब चेकिंग में जाएगा तो उसके पास एक बड़ा गैप मौजूद है जहां वो अपनी कम बेश कुछ नहीं तो जहांगीर साहब 8-9 माह की ये जॉब है क्रिएशन हो जाएगी और आपका इतनी बड़ी तादाद में अंदर जो है वो नौजवान एडजस्ट हो जाएगा। मैं समझता हूँ इससे आपके सारे नकल के केसेस और आप सारे गिले शिकवे वो खत्म हो जाने, क्योंकि उस बच्चे को जानता ही कोई नहीं है। अब टीचर के तो रेफरेंस मिल जाते हैं। अब आपको या मुझे, आप मुझे बताएं कि कोई कहे कि कैम्ब्रिज में किसकी ड्यूटी लगी, किसी को पता ही नहीं। मुझे तो पता चल जाएगा ये फलां सरकारी स्कूल का टीचर फलां सरकारी स्कूल से है, मैं उसके प्रिंसिपल को फोन करूंगा। सेंटर का बता देना, मैं आपको पूरे अमले की लिस्ट दे दूंगा कि ये वहां पे हमला लगा हुआ है, लेकिन कैम्ब्रिज में लिस्ट नहीं मिलती आपको। चीजें पॉलिसी है ना, जितना पीपीएससी का है वहां आपको नहीं पता चलता कहां से ड्यूटी लग गई है। मतलब आपको ये नहीं पता होता कि इंटरव्यू लेने कौन आ रहा है। तो जहां सिस्टम थोड़ा सा बनाया स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट, वहां पे नहीं पता चलता। लेकिन बोर्ड की आप जितनी मर्जी ड्यूटियां निकलवा लें, अपनी मर्जी के प्राइवेट सेक्टर ड्यूटियां लगवाते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल्स में प्राइवेट कॉलेजेस के या स्कूल्स के 30 में से 30 नंबर लग रहे होते हैं बच्चे के, और गवर्नमेंट स्कूल में से 30 में से 18 लग रहे होते हैं, 20 लग रहे होते हैं, 22 लग रहे होते हैं। तो बच्चों को ज़हनी मरीज भी बनाया जा रहा है। जिस बच्चे के 3 सब्जेक्ट में 10-10 नंबर कम होकर 30 नंबर का फर्क आ गया, क्या वो कभी पोजीशन ले सकेगा? कभी भी नहीं। तो हमारे यहाँ ये इतना ज़्यादा दोहरा तेहरा और कई सतों वाला मेयार है, जिसमें कभी भी जो आप कंपैरिजन है ना 2 जगहों का वो नहीं कर सकते। मैं इस पर बात का सिलसिला जारी है। ब्रेक की तरफ बढ़ें, ब्रेक लेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर आ रहे हैं। मामला इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को बड़ा ही बहुत डीपली एनालिसिस करके सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सिलसिला हमारा गुफ्तगू का जारी है, आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं। जहांगीर साहब, सॉल्यूशंस क्या हैं फिर इन चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से? क्योंकि देखें ना, गवर्नमेंट के अंदर बैठे अब सिकंदर हयात जैसे बड़े एनर्जेटिक लोग, जिसको लोग अप्रेज भी कर रहे हैं, तारीफ़ें हो रही हैं उनकी। गवर्नमेंट अपनी कबीना के अंदर ऐसे लोगों को समझ रही है कि लेके आना चाहिए। बिलाशुबा वो हैं सुहेब भरत हैं जो कि मौसलात के वजीर बनाए हैं, बड़ी यंगस्टर टीम लेके आई गई है। तो मरीम नवाज ये समझ रही हैं कि ये यंगस्टर्स जो हैं वो उनका जो एक पाकिस्तान मुस्लिम नून का खोया हुआ वकार है वापस दिलवा सकते हैं। तो आपको लगता है कि चीज़ें असर नो चेंज हो सकती हैं? थोड़ी थोड़ी कोशिश करें। अब मोटरसाइकिल भी लोगों को मिलने हैं, आप भी अभी वैसे स्टूडेंट ही हैं, अब बेशतर स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे। लेकिन मुझे एक इसके अंदर बड़ी चीज़ें हो रही हैं कि बच्चों को स्कूटी देने का कहा गया था, लेकिन अभी भी 19,000 पेट्रोल वाले बाइक्स ले लिए गए हैं। अभी चीज़ें ये तो सामने आएंगी, जैसे जैसे चलता रहेगा तो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, माहौल बेहतर किया जा सकता है। तालीमी निज़ाम ठीक करना नामुमकिन है, मुश्किल है, या इतना मुश्किल नहीं, आसान ही है? बिलाल, हम इम्प्रेस बड़ी जल्दी हो जाते हैं। जैसे आप अभी से सिकंदर हयात से बड़ा इंप्रेस हो गए हैं, मुझे लगता है। नहीं, मैं इंप्रेस मैं जरा वो मैं उनका जरा बैकग्राउंडर भी जानता हूँ, मैं तो इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि लोग बड़े इंप्रेस नजर आ रहे हैं मुझे उनसे। हाँ, अच्छा, अब देखें, वो आते ही जो मैंने पहले बात की कि अगर SHO बदलेगा तो आते ही लोगों को बताएगा कि मैं SHO लग गया हूँ। तो यही हाल कुछ उनका है कि अभी तक कोई इनका रिजल्ट सामने नहीं आया कि जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट ये हो गया। देखें, आते ही शोर वावेला कर देना ये हमें बड़ा पसंद है। एज अ नेशन हमें जो खप डालने वाला बंदा है ना, वो बड़ा पसंद होता है। यार आते ही खप डाल दी इसने, और ये लोगों को उखाड़ पछाड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब देखें, एक बंदे को उठा के एक स्कूल से दूसरी स्कूल में बिठा दिया तो क्या चेंज आया? या तो नौकरियों से निकाले ना, आप करप्ट बंदे निकाल के एजुकेशन से निकालें। मैं परफॉर्मेंस उसको मानूंगा कि आप एजुकेशन से उन बंदों को निकालें। मशहूसा पीछे आ जाएंगे ना, मैं बंदे पर की थी, की करी जा रहे हो? तो आप देखिए, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्कूल से, मैंने ऐसे टीचर देखे हैं सजा के तौर पर उन्हें किसी देहात के स्कूल से उठा के सी ऑफिस भेजा गया है कि जी इसको सरेंडर करके सी ऑफिस में, सीओ ने उसे किसी शहर के स्कूल में लगा दिया। ये सेम ऐसे ही है जैसे वो RPO ने पूरा थाना गुलामाबाद मुअत्तल किया है, और उनमें से कम 100 पता नहीं कितने लोग थे, वो 40-50 वापस कहीं और थानों में एडजस्ट हो गए हैं। तो मजा तो तब है किसी को करप्शन पे, किसी को नाअहली पे निकाला जाए तो उसको निकाल ही दिया जाए। ये कहना ना कि इसको यहाँ से उठा के, अब देखें ना, जिसको देहात से किसी दही स्कूल से करप्शन पे या नाअहली पे उठा के सी ऑफिस भेजा है कि सरेंडर करके इंक्वायरी लगा दें, उसको कुछ अरसे बाद शहर के स्कूल का बेड़ा गर्क करने के लिए वहां पे लगा दिया जाता है। जिसे वहां कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ के छोड़ेगा।
तो हमारे यहाँ ये जो निज़ाम है और ना, कुछ अच्छे और काबिल टीचर जो हैं वो बैकग्राउंड एरियाज में लगे हुए हैं, जो वहाँ बेचारे बड़ी मतलब एक एक टीचर पूरे स्कूल को चला ही जा रहा है। इसमें ये बहुत नाअहली सिस्टम की भी है कि बहुत सारे हेड्स हैं वो कुड़ते रहते हैं कि हमें कोई निकालने की इजाज़त नहीं है, किसी नाअहल बंदे को निकालने की इजाज़त नहीं है। स्वीपर तगड़ा होता है प्रिंसिपल से, मतलब किसी स्वीपर को निकालता है बंदा के और पीछे MNAP की सिफारिश आ जाती है कि मेरा बंदा इन्होंने तुसी रखो, वो कहना सी इन्होंने कम नहीं। अच्छा जानिर, ये बड़ी मेन चीज़ है, मैंने आपने थोड़ा हिंट कर दी। मेरा ये सवाल अक्सर अमूमन होता है कि जो पार्लियामेंटेरियन है, मतलब हम किसी भी गवर्नमेंट का अगर बयानिया उठा के देख लें तो लिखा क्या होगा, तालीम सेहत तरजीह है, तालीम सेहत तरजीह है। आप इससे एग्री करते हैं? मुझे वैसे मैं अपना मौक़िफ़ थोड़ा इसके अंदर अपने आपके सामने रखता हूँ। मुझे लगता है कि अमूमन होता ही है कि थाना प्रायोरिटी होती है, तालीम सिर्फ एक ड्रामा होता है। क्योंकि मुझे बहुत रेयर 10-20% लोग मिलते हैं जो तालीम के अंदर कुछ चाहते हैं, या कभी ये डिमांड की हो चौधरी साहब ने कि मेरे स्कूल के अंदर 2 कमरे बनवा दें, वो कहते हैं थाने वाले ने दसो कि चौधरी साहब आ रहे काम कर दें। मेम्बरान असम्बली से भी डिमांड होती है। चौधरी साहब से ज्यादा कसूर अवाम का है। हाँ, कितनी अवाम MNAP के पास गई है कि हमारे स्कूल का ये मसला, इसको हल करवाएं। कितने अवाम ये गई है कि हमारे स्कूल में बच्चों के लिए टीचर कम है, उसको पूरा किया जाए। कितने अवाम ये शिकायतें लेके गई है कि आप असम्बली में बैठते हैं तो कोई ऐसा कानून पास करवा दें जिसमें जो नकल करवाने वाला टीचर है या जो बदयाना टीचर है या जिस स्कूल का रिजल्ट पुअर है उस टीचर को नौकरी से फारिग किया जाए। ठीक है, हमारी अवाम भी यही चाहती कि हमें टॉर टप्पा चाहिए, हमें बदमाशी चाहिए, हमारा बच्चा अगर कोई गलत काम करता पकड़ा गया है तो वो छुड़वा दे। हमें एजुकेशन अवाम को ही नहीं चाहिए। अवाम जो है वो देखे ना, एक बड़ी डिग्री चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आती है कि सड़कों पे किताबें जमीन पे रख के बिक रही होती हैं और जूते जो हैं वो शीशे के एसी वाले कमरों में और शीशे की अलमारी में जूता बिक रहा होता है। तो इस कौम को क्या चाहिए, जूता चाहिए या किताब चाहिए? तो हमारी किताबें सड़कों पे पड़ी हैं। आप किसी भी दिन अमीनपुर बाजार चले जाएं तो सड़कों पे किताबें वो नजर आएंगी जो हीरे हैं, वहाँ उसके अंदर हीरे हैं, उसके अंदर कहते हैं ना कि जेवर है, तरबियत है, तो वो जेवरात जमीन पे पड़े हुए हैं। लेकिन हमें वो जेवर नहीं चाहिए, हमें जूते ही चाहिए जो हमारी एसी वाली शॉप्स में शीशों वाले तो जितने ऊपर जा रहे हैं हमारे सड़कों के बराबर आगे आगे समझने वाले समझ जाते हैं कि वो कहाँ पड़ेंगे फिर। तो अब ये अवाम का कसूर है, हम हर चीज चौधरी पे ना डालें। अवाम कितनी निकल के आती है, वही डिमांड हमारी नहीं है। हाँ, या कितने टीचर इस बात के लिए निकले हैं कि मार नहीं प्यार का स्लोगन देने से बच्चे बिगड़ गए हैं, हम किसी बच्चे को उफ तक नहीं कह सकते। तो ये टीचर अपने दिल में सड़ते कुड़ते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने एहतजाज में आके सवाए इन्होंने अपनी तनख्वाहों के क्या मुतालबा रखा है एजुकेशन का। मैं तमाम टीचर कम्युनिटी की जो तंजीमें हैं उनसे 1000 बार ये कह चुका हूँ कि आप कभी सड़क पे आके ये नहीं कहा कि हमारे टीचर कम है, हमारे टीचर पूरे करें, हमारे कमरे स्कूलों में कम है पूरे करें, हमारे बच्चों को जो इररेलेवेंट चीज़ों में या हमारे टीचर को इररेलेवेंट ड्यूटीज़ में लगा दिया जाता है वो ना लगाएं, हमारे बच्चों के लिए टीचर पूरे करें। हमारे कभी टीचर्स ने ये मुतालबा सड़कों पे आके नहीं किए, ना हमारी अवाम ने जाके किसी चौधरी के डेरे पे किए हैं। तो हमें उनकी तरजीह क्यों एजुकेशन होगी जब उन्हें वोट नहीं एजुकेशन पे मिलता। अब राना सनाउल्लाह पिछले टर्नओवर में जब 2013 से 18 वाला था, एक सर्वे के दौरान पंजाब में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट की राना सनाउल्लाह ने, लेकिन उसको क्या रिजल्ट मिला, अवाम ने उसको हरा दिया। दूसरी बार फिर हरा दिया। एजुकेशन पे काम करने वाले को वोट नहीं देते, हम वैसे काम करने वाले को वोट नहीं देते। हम कहते हैं कि आप कोई नारे मारें, आप वो इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर ये कहें कि मेरे किसी के ओपोनेंट की तरफ किसी ने देखा मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मतलब वो जो एक 3rd क्लास नारे होते हैं और फिर कौम इतराज़ करती है कि हमें लोग अच्छे नहीं मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ा जिक्र करें तो बहावल नगर वाले केस को हम चाहते हैं कि अदारे आपस में लड़ाई करें, गुत्थम गुत्था हो। मार कुटाई हमें पसंद है, हम उसको इंजॉय करते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और फिर हम इतराज करते हैं मुल्क तरक्की नहीं करता, लीडर लुट के खा गए। लीडरों की सोच जैसी अवाम वैसा हुक्मरान मेरे रब ने कहा है, तो हम इंजॉय करते हैं फिर वैसे लोगों को, और मेरे ख्याल में हम एक्सपेक्ट भी ऐसे लोग करते हैं। जहां हमें अपने आप को ठीक करना होगा, इंफरादी तौर पर चीज़ों को लेकर चलना होगा, कैटेगोरिकली हर चीज़ के ऊपर गौर करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही होना है, इन चीज़ों को देखना बहुत होगा। धर्मेंद्र से बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बड़ा तवील आपने वक्त दिया और बड़ा हमारे साथ गुफ्तगू के अंदर शामिल रहे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी। हर बार इश्यूज़ एक के ऊपर डिस्कस करें तो बहुत लंबा इशू हो जाता है, लेकिन हमने मुख्तलिफ इशूज़ को कवर अप किया। मकसद आगाही है, मकसद पॉइंट आउट करना है कि चीज़ों को ठीक करने के अंदर मेरा आपका किरदार भी बहुत है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीज़ें ख़राब हैं तो वो मैं भी और जहांगीर साहब और आप भी उसके अंदर कसूरवार हैं। साहबा नू सलूट असी मारते हैं, गाड़ियों को करीब जाके जब हमने माहौल ऐसा बना देना तो माहौल हम खुद क्रिएट करते हैं।
अभी तक के आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।